कायरा विराट को विवेक समझकर बिना उसका चेहरा देखे उसके सीने से लग जाती है, जो काफी था विराट के गुस्से को हवा देने के लिए। वो एकदम से उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, दूर हटो। एकदम से हुई इस हरकत से कायरा संभल नहीं पाती और पीछे रखे टेबल से टकरा जाती है, जिससे उसकी कमर में टेबल का कोना चुभ जाता है। हल्की रोशनी की वजह से ना तो विराट का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और ना ही कायरा का। विवेक! कायरा हैरानी से बोलती है। इतनी मीठी और मधुर आवाज कायरा की कोई एक बार सुने तो बार बार सुनने का दिल करे। शीतल सी आवाज उसकी एक बार तो विराट के गुस्से पर भी भारी पड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर उसी रूप में आ जाता है। विवेक का नाम सुनकर विराट समझ जाता है कि वो उसे विवेक समझ रही है। विराट झट से कमरे की सारी लाइट्स ऑन करता है। लाइट ऑन करके वो जैसे ही पीछे मुड़कर कायरा की तरफ देखता है तो एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। कायरा की इसलिए क्योंकि विवेक की जगह वहां पर कोई और था जिसे वो जानती नहीं। एक अजनबी को अपने कमरे में देखकर वो हैरान रह जाती है, जबकि विराट की आंखें इसलिए खुली रह गई थी क्योंकि उसके सामने लाल जोड़े में लड़की के रूप में एक परी खड़ी थी, जिसे वो देखता ही रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विवेक इतनी सुंदर लड़की को छोड़कर चला गया। हद से ज्यादा खूबसूरत थी कायरा। कायरा उससे और भी 4 कदम पीछे होते हुए कहती है, कौन कौन है आप और यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। उसकी आवाज से विराट होश में आता है और अपने गुस्से से लाल हुई आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? सच में विराट को गुस्से में ये होश भी नहीं था कि वो किस तरीके से कायरा से बात कर रहा है, जबकि कायरा को तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही उसका कोई दोष है। कायरा हैरानी से कहती है, व्हाट? मैंने जिंदगी बर्बाद की तुम्हारी? कैसे और कौन हो तुम? और मेरा विवेक कहाँ है? हाँ समझ गई, आप और विवेक मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं, है ना? विवेक यहीं कहीं छुपा है। विवेक विवेक कहाँ हो तुम? बस ना बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, हाँ भी जाओ अब, देखो मैं जानती हूँ कि तुम यहीं कहीं छुपे हो। विवेक! वो कमरे के चारों तरफ घूमते हुए बोलती है, इस बात से अनजान की उसकी बातों से विराट अपना आपा खो रहा है। कायरा अपनी पायल छनकाते हुए इधर से उधर घूम रही थी और साथ साथ विवेक को आवाज लगा रही थी। विराट की तरफ तो वो देख भी नहीं रही थी। अब विराट का सब्र जवाब दे रहा था। वो एकदम से कायरा के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, बंद करो अपनी बकवास, बंद करो ये विवेक विवेक कहना, बहुत बोल चुकी हो तुम, अब बस मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। वो कायरा की बाजू पर अपना कसाव बढ़ाते हुए बोल रहा था। उसके मजबूत हाथ की पकड़ कायरा की पूरी बाजू पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ रही थी। कायरा को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है, लीव मी वरना मैं चिल्लाऊं। वो अभी बोल ही रही थी कि विराट बीच में ही विवेक का छोड़ा हुआ लेटर उसके दूसरे हाथ में देते हुए बोला, पढ़ो इसे। ये कहता हुआ वो उसकी बाजू को झटक देता है। कायरा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ में विवेक का लिखा हुआ कागज का टुकड़ा था, जिसे पढ़ते ही उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया, उसके सपने जो उसने विवेक के लिए देखे थे, उसकी किस्मत सब कुछ बदल जाएगी। शायद वो खुद भी। जहाँ कायरा का सच से सामना होने वाला था, वहीं दूसरी तरफ सुबह के वक्त अमेरिका में विवेक अपने कमरे के बिस्तर पर उल्टा सोया हुआ था और उसके बगल में एक लड़की भी सोई हुई थी। दोनों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे, दोनों एक कंबल में लिपटे हुए थे। फर्श पर बिखरे दोनों के कपड़े, शराब और बियर की बोतलें बीती रात का फसाना बयां कर रहे थे। विवेक की नींद खुलती है। वो अपनी अधखुली सी आंखों से चारों तरफ देखता है। अपने बराबर में सो रही लड़की को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके करीब जाता है और उस लड़की के बदन की खुशबू को सूंघते हुए कहता है, लाजवाब। इसके बाद वो उठता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए नीचे गिरी अपनी शर्ट उठाकर पहनता है। इससे पहले कि वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता, तभी वो लड़की पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेती है। कायरा वो कागज का टुकड़ा खोलकर पढ़ना शुरू करती है। उफ, ये शादी मैं नहीं करना चाहता। ये शादी कायरा ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। जब देखो शादी शादी, मुझे नहीं करनी शादी उससे। इनफैक्ट मैं तो अभी शादी के लिए श्योर ही नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं, मैं प्यार नहीं करता उससे, और शादी तो दूर की बात है। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं अब सब छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ। मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जब मैं अच्छा महसूस करूंगा तो खुद वापस आ जाऊंगा। रही बात आज की शादी की, तो बता देना कायरा को कि वो सिर्फ मेरे लिए एक टाइम पास थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी पर बस मेरा हक है। मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ मैं। जैसे जैसे कायरा वो कागज पढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाते हुए पीछे होने लगती है। दिमाग काम नहीं कर रहा था उसका। वो कागज उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। विवेक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पीछे होते होते वो टेबल से टकराती है, जिससे उस पर रखा कांच का जग नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। विराट देखता है कि कायरा का पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ने वाला है। वो उसे रोकने के लिए आगे आता है, पर तब तक बेसुध सी कायरा बड़बड़ाती हुई उन कांच के टुकड़ों पर चल पड़ती है। उसके पैरों में कांच धंस जाता है और सफेद फर्श पर खून के दाग लग जाते हैं, पर कायरा को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता। कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा था उसे। वो बस कांच के ऊपर चलती जा रही थी। ये देखकर विराट हैरान रह जाता है। कायरा पीछे होते होते दीवार से लग जाती है। विवेक के लिखे शब्द उसके कान में शोर कर रहे थे, मैं प्यार नहीं करता उससे, मेरे लिए वो बस टाइम पास थी। जब देखो शादी शादी, नहीं करनी मुझसे शादी, नहीं करता मैं उससे प्यार। कायरा एकदम से चिल्ला पड़ती है, नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की विवेक को पीछे से बाहों में भर लेती है। विवेक उसका हाथ पकड़कर चूम लेता है और फिर उसको अपने सामने करता है। वो लड़की उसके सीने पे अपना हाथ घुमा रही थी। विवेक अपने होठों में से सिगरेट निकालता है और उसे बालों से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब करता है और उसे किस करने लगता है। वो लड़की भी उसका साथ दे रही थी। करीब 15 मिनट बाद विवेक उसके होठों को आजाद करते हुए कहता है, यू आर सो हॉट बेबी। ये कहता हुआ वो नोटों की 2 गड्डियां निकालकर उसके हाथ में रखता है। वो लड़की वहां से जाते हुए, कॉल मी अगेन, ये कहकर वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर इंडिया में कायरा एकदम पागलों जैसा बिहेव कर रही थी। रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था उसका। नहीं,
विवेक मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। रो रो कर उसकी आंखों से काजल बहकर गालों पर आ गया था। कानों के झुमके न जाने कहाँ गिर गए थे, बाल खुलकर बिखर गए थे। थोड़ी देर पहले जो कायरा किसी परी के समान लग रही थी, वही कायरा अब ऐसी हो गई थी जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। विराट उसके ऐसे बिहेवियर से परेशान हो गया था। कायरा के पैरों से अब भी खून रिस रहा था। विराट एकदम से उसके पास जाता है और बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है। क्या विराट के मन में कायरा के लिए हमदर्दी थी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कायरा बेसुध सी कांच पर चलते चलते पीछे दीवार से लग जाती है। वो अभी भी रोते हुए बड़बड़ा रही थी, नहीं विवेक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। नहीं, झूठ है ये, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, इतने दिनों से वो मेरे साथ बस खेल रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कायरा रोते हुए बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखों का काजल बहकर गालों पर आ गया था। कानों के झुमके भी न जाने कहाँ गिर गए थे, बाल खुलकर बिखर गए थे। माथे पर लगा मांग टीका भी नीचे गिर गया था और उसके पीछे लगा विराट के नाम का सिंदूर साफ चमक रहा था। कायरा के पैरों में से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, पर अपनी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वो अभी भी बस रोए जा रही थी। विवेक के शब्द अब भी उसके कानों में शोर कर रहे थे, मैं प्यार नहीं करता कायरा से, कह देना उसे कि मैं बस टाइम पास कर रहा था उसके साथ, मैं तो अभी तक श्योर ही नहीं हूँ शादी को लेकर, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कायरा एकदम से चिल्ला पड़ती है, नहीं! उसके इस बर्ताव से विराट एकदम परेशान हो गया था। उसके कदम कायरा की तरफ बढ़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले कायरा को गोद में उठा लेता है। कायरा जो इस वक्त कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी, वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाती है। विराट उसे बिस्तर पर लिटाता है और उसका गाल थपथपाता है, सुनो ये लड़की। पर कायरा को तो कोई होश ही नहीं था। विराट बड़बड़ाते हुए कहता है, हद है, मुझे फंसाकर सबके सब खुद आराम फरमा रहे हैं और ये मुसीबत मेरे साथ बांधी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो अपने दादा को फोन करता है, ये लड़की यहाँ बेहोश पड़ी है, आकर संभालिए इसे। बेरुखी से वो इतना कहकर फोन कट कर देता है। बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए अपने गुस्से पर काबू पाना। उसकी नजर कायरा के पैरों पर पड़ती है जिनमें कांच धंसा हुआ था। विराट ऊपर से कितना भी गुस्से वाला बने, पर उसका दिल का एक कोना बेहद कोमल था, जो सिर्फ वर्षा के लिए था, और जो सिर्फ वर्षा नहीं देखा था, वरना तो किसी ने विराट को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। वर्षा के अलावा आज पहली बार उसने किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था। पहली बार वो वर्षा के अलावा किसी और के बारे में सोच रहा था, पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते। बाकी कायरा के लिए गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था उसका। वो उसके पैरों के पास बैठता है और एक एक करके उसके पैरों में से कांच के टुकड़े निकाल देता है, वो भी बहुत आराम से। इतने में भूपेंद्र, उषा, अनुपम सब लोग अंदर आते हैं और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी, जो कि उनकी फैमिली फ्रेंड भी थी। सबके आते ही विराट कायरा के पास से हट जाता है। कायरा की हालत देखकर उषा का दिल भर आता है। वो समझ जाती है कि कायरा के सामने सच्चाई आ गई है और अब इस बात का उसे सदमा लगा है। वो रोते हुए बोलती है, बेचारी बच्ची, क्या से क्या हालत हो गई है इसकी, ये सब विवेक की वजह से हुआ है, इसकी सजा तू भुगतेगा विवेक। अनुपम आकर उषा को संभालता है। डॉक्टर कायरा का चेकअप करने लगती है। विराट एक कोने में खड़ा होकर फिर से वर्षा को फोन करने लगता है, पर इस बार भी उसने उसका फोन नहीं उठाया। अब तो विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भूपेंद्र उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहे थे। डॉक्टर शालिनी, जो कि वो उनकी फैमिली फ्रेंड थी और उषा की उम्र की थी, तो वो भूपेंद्र को बाबूजी ही बुलाती थी और भूपेंद्र भी उसे अपनी बेटी ही मानते थे। भूपेंद्र ने पूछा, क्या बात है शालिनी बेटा, क्या हुआ है कायरा बच्ची को? शालिनी बोली, बाबूजी कायरा को विवेक के धोखे का बहुत गहरा सदमा लगा है। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि विवेक उसे छोड़कर चला गया है। मुझे डर है कहीं ये डिप्रेशन में ना चली जाए। आप सबको इसका बहुत ध्यान रखना होगा, इसे खुश रखना होगा। जितना हो सके विवेक का जिक्र इसके सामने ना करे तो बेहतर होगा। विराट अभी भी फोन पर लगा हुआ था। शालिनी की बातों पर तो वो गौर भी नहीं कर रहा था। शालिनी विराट की तरफ देखकर बोली, देखो विराट बेटा, तुम्हें अपनी वाइफ की बहुत केयर। विराट बीच में ही शालिनी की बात काटते हुए कहता है, एक मिनट आंटी, पहली बात तो ये मेरी वाइफ नहीं है, दूसरा इस लड़की के बारे में आपको जो भी सलाह देनी है वो आप इन्हें दीजिए। वो भूपेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोलता है और बेहद गुस्से से बाहर चला जाता है। भूपेंद्र उसे गुस्से से आवाज लगाते हैं, विराट। पर तब तक विराट वहां से जा चुका था। उषा कायरा के पास जाकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बच्ची। शालिनी, तू मुझे बता, मैं अपनी बच्ची का पूरा ख्याल रखूंगी। शालिनी उसे सब कुछ समझाने लगती है। उधर विराट बहुत तेजी से वर्षा के घर की तरफ निकल गया था। वर्षा अपने घर से दूर यहाँ नौकरी करती थी और अपनी सहेली के साथ रहती थी। बिल्कुल सादगी पसंद लड़की थी वर्षा। विराट के पैसों से उसे कोई मतलब नहीं था, बस अपनी जिंदगी से, अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी। वो खुलकर जीना चाहती थी वो, और अपने सपने पूरे करने के लिए वो शहर आई थी। उसकी इसी सादगी पर दिल हार गया था विराट। किसी लड़की की तरफ आंख न उठाकर देखने वाला विराट कब वर्षा से बेपनाह प्यार करने लग गया, उसे पता ही नहीं चला। इस पूरी दुनिया में अगर विराट को किसी ने समझा था तो वो थी वर्षा। हमेशा पहली रिंग पर उसका फोन उठाने वाली वर्षा आज इतने फोन करने पर भी उसका फोन नहीं उठा रही। ये देखकर विराट का दिमाग खराब हो गया था। बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ वो उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो वर्षा के घर के सामने था। रात गहरा चुकी थी तो आसपास कोई नहीं था। विराट गाड़ी से उतरता है और लंबे लंबे कदम भरता हुआ वो वर्षा के घर तक पहुंचता है और घंटी बजाता है। गुस्से की वजह से उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार घंटी बजाता है। कुछ देर में वर्षा की सहेली गरिमा दरवाजा खोलती है, जो कि नींद में झूल रही थी। विराट उसे देखकर पूछता है, वर्षा कहाँ है? विराट की सख्त आवाज सुनकर तुरंत गरिमा की नींद भाग जाती है और वो अपनी आंखें मलते हुए कहती है, आप यहाँ इस वक्त? विराट गुस्से में बोला, मैंने पूछा वर्षा कहाँ है? उसकी आवाज से गरिमा की हालत खराब हो गई थी। वो तुरंत दरवाजे से हटते हुए बोली,
अपने कमरे में है। विराट अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए अंदर जाता है ताकि वो वर्षा के सामने अपने गुस्से पर काबू रख सके। जैसे ही विराट अंदर आता है, ठीक उसी वक्त वर्षा अपने खुले बालों को बांधते हुए बाहर आती है। कौन है गरिमा इस वक्त? पर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े विराट पर पड़ती है तो वो एकदम से चुप हो जाती है। पिंक कलर का सलवार सूट और उस पर लिया हुआ दुपट्टा, बालों को बांधकर हल्का सा जूड़ा बनाया हुआ और उसके बेदाग चेहरे पर आती बालों की एक लट जिन्हें वो बार बार कान के पीछे कर रही थी। तुम यहाँ इस वक्त? वो उससे सीधा सवाल करती है। गरिमा दरवाजा बंद करके चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। विराट उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में ले जाता है। क्या हुआ विराट? हम बाहर भी बात कर सकते थे ना, फिर तुम यहाँ? विराट उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने करते हुए कहता है, अनजान बनने की कोशिश मत करो तुम। तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम मेरा? कितनी जरूरत है मुझे तुम्हारी इस वक्त, और तुम हो कि? वो उसकी बाजू को छोड़ते हुए बोलता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। वर्षा पानी का ग्लास उसके होठों से लगाते हुए बोलती है, शांत हो जा, फोन साइलेंट पर होगा, मैं किचन में थी, मुझे पता नहीं चला। विराट को उसके बोलने का अंदाज कुछ ठीक नहीं लगता। उसकी बातों में झूठ साफ नजर आ रहा था उसे। आज पहली बार उसे वर्षा की बातें झूठी लग रही थी, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। वर्षा उसके साइड में बैठते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, अब बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? विराट कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम ही मुझे समझ सकती हो, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना भी। इसके बाद वो उसे सारी बात बताता है कि कैसे विवेक अपनी शादी छोड़कर भाग गया और फिर मजबूरी में उसे कायरा से शादी करनी पड़ी। वर्षा बेहद आराम से उसकी सारी बात सुनती है। विराट उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, मुझे माफ कर दो, जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मैंने, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही उस लड़की से तलाक ले लूंगा। मैं अपनी पत्नी नहीं मानता उसे, ना कभी मानूंगा, और अगर उसने मुझे तलाक नहीं दिया तो हम दोनों लंदन चले जाएंगे, वहां जाकर अपना घर बसाएंगे। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, जल्दी ही मैं तुमसे शादी करूं। वर्षा बीच में ही बहुत लापरवाही से बोली, एक मिनट, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? इनफैक्ट मैं तो शादी के बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ। ये सुनते ही विराट को एक झटका लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो वर्षा की बातों पर यकीन ही नहीं होता। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वर्षा उसके पास से उठते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? वो कमरे में घूमते हुए बोलती है। विराट जो कि कब से अपने गुस्से पर काबू पाकर बैठा था, वो एकदम से खड़ा होता है और बहुत जोर से वर्षा की बाजू पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? हाँ, क्या बकवास है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? वर्षा ने उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, बकवास नहीं है ये, नहीं करनी मुझे शादी वादी। विराट ने पूछा, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? वर्षा उसका हाथ झटकते हुए बोली, लीव मी, क्या शादी शादी लगा रखा है तुमने? हाँ, प्यार तो मैं अपने पति से भी बहुत करती हूँ, तो क्या उससे भी शादी कर लूं? अरे तुमसे क्या, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मेरे कुछ सपने हैं, कुछ बनना चाहती हूँ मैं, और तुम शादी का राग आलाप रहे हो। विराट अपना आपा खोते हुए उसके पास जाता है और उसे बालों से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तो तुम मेरे इतने करीब आई क्यों? क्यों मेरे पत्थर दिल में प्यार जगाया? क्यों? वो उस पर गरजते हुए बोलता है। वर्षा ने इतराते हुए कहा, ओ कम ऑन, 4 दिन तुम्हारे साथ हंस बोल लिया, थोड़ा टाइम पास कर लिया, तो कौन सी आफत है? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी विराट एक जोरदार चाटा मारता है उसके गाल पर। ये वर्षा ने क्या किया? अब विराट क्या करेगा? क्या इस बात का गुस्सा भी कायरा भुगतेगी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वर्षा ने इतराते हुए कहा, ओह कम ऑन विराट, प्यार तो मैं अपने पति से भी बहुत करती हूँ, तो क्या उससे शादी कर लूं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मेरे कुछ सपने हैं, अरमान है, कुछ बनना चाहती हूँ मैं, और तुम शादी का राग आलाप रहे हो। अब विराट का सब्र जवाब दे गया था। अगले ही पल वो वर्षा के करीब जाता है और उसे बालों से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, तो तुम मेरे इतना करीब आई ही क्यों? क्यों मेरे पत्थर दिल में प्यार जगाया? क्यों? वर्षा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, 4 दिन तुम्हारे साथ हंस बोल लिया, थोड़ा टाइम पास कर लिया, तो कौन सी आफत है? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी विराट एक जोरदार चाटा मारता है उसके गाल पर। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वर्षा अपने गाल पर हाथ रखते हुए विराट की तरफ देखती है। विराट ने इतनी जोर से मारा था कि उसकी 5 उंगलियां वर्षा के गाल पर छप गई थी। अगले ही पल विराट उसको गले से पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की, मेरे जज्बातों का मजाक बनाने की? किसने हक दिया तुम्हें? हाँ, किसने? वो लगभग वर्षा का गला दबाते हुए बोलता है। विराट बहुत गुस्से में था, कोई होश नहीं था उसे। वर्षा की हालत खराब हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर इसके बावजूद वो विराट को रोक नहीं रही थी। विराट उसका चेहरा देखते हुए मन में बोला, क्या कर रहा है विराट, वो मर जाएगी, छोड़ उसे। उसके अंदर से आवाज आती है, पर दूसरे ही पल उसका गुस्सा उस पर हावी होते हुए कहता है, नहीं विराट, मत छोड़ना इसे, इस धोखेबाज लड़की को तो मर जाना चाहिए, इसने तेरे साथ प्यार का नाटक किया है। फिर उसके दिल से आवाज आती है, इसने नाटक किया है पर तूने तो नहीं किया ना, तू तो प्यार करता है ना इससे, अपने ही हाथों से अपने प्यार की जान देगा तू। अपने दिल की आवाज सुनते ही विराट की पकड़ वर्षा के गले पर से ढीली होती है, पर उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। वो वर्षा के गले पर से अपना हाथ हटा लेता है, पर उसका वर्षा के प्रति उसका दिल पूरी नफरत से भर गया था। वो वर्षा की तरफ देखता है जो कि अपने सीने पर हाथ रखते हुए तेज तेज सांस ले रही थी। विराट जोर से अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारता है और अगले ही पल वर्षा का मुंह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा दिल तोड़ते हुए जरा भी नहीं सोचा तुमने, दिल नहीं कांपा तुम्हारा एक बार भी? वो जोर से उसका मुंह दबाते हुए बोल रहा था, मैंने तुम्हें क्या समझा था, और तुम? छी। अगले ही पल वर्षा उसका हाथ झटकते हुए बोली, बस बहुत बकवास कर चुके हो तुम, और बहुत सुन चुकी हूँ मैं। मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं ना। अब तुमने अपने दिमाग में गलतफहमी पाल रखी थी, तो मैं क्या करूं? अब अपनी गलतफहमी उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट। शादी हो गई ना तुम्हारी, जाओ अपनी बीवी के पास, मेरा सर मत खाओ। वो अपना चेहरा फेरते हुए बोलती है। उसके इस रवैये से विराट का दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। आई हेट यू वर्षा, आई हेट यू। जितना प्यार करता था मैं तुमसे, आज उससे कई गुना नफरत करता हूँ, इतनी नफरत की तुम सोच भी नहीं सकती।
शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी कभी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया। अपनी बात बीच में ही छोड़ वो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, पर दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर वर्षा की तरफ देखता है, जो कि दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी थी। एक बात याद रखना वर्षा, जितना मैं तड़पूंगा ना उतना तुम भी तड़पोगी। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें जिंदगी में, कभी खुश नहीं रहोगी तुम। मेरी दिल से दुआ है कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहो। बोलते वक्त उसकी आंखें भीग जाती है, पर अपने दर्द को वो अपने अंदर ही समेट लेता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। गरिमा, जो छिपकर दोनों की बातें सुन रही थी, उसे विराट के लिए बुरा लगता है और वर्षा पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से दंदनाती हुई वर्षा के पास जाती है और उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करती है और बहुत गुस्से से कहती है कि क्या किया तूने वर्षा, क्या किया। वो गुस्से में एक चाटा मारते हुए पूछती है उससे। विराट अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया था, वो भी बहुत गुस्से में। वो बहुत तेजी से सड़कों पर गाड़ी भगाया जा रहा था, ना मंजिल का पता था ना रास्ते का, बस वो बेसुध तेजी से गाड़ी दौड़ाया जा रहा था। वर्षा के बोले कड़वे शब्द अभी भी उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रहे थे, जो उसे बेहद तकलीफ पहुंचा रहे थे। वर्षा का सादगी भरा चेहरा बार बार उसकी जहन में घूम रहा था। उसके साथ बिताए प्यार भरे लम्हे बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वर्षा उसके साथ ऐसा करेगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से एक आंसू बह जाता है। अगले ही पल वो अपनी आंख साफ करते हुए कहता है, नहीं, इस लायक नहीं हो तुम वर्षा, जो तुम्हारे लिए मेरी आंख से एक आंसू भी निकले। अंदर ही अंदर वो खुद को मजबूत करता है और वर्षा की तरफ अपना ध्यान हटाने के लिए गाड़ी में लगा एक FM चालू करता है। उधर घर पर डॉक्टर शालिनी कायरा का चेकअप करके और सबको ये बताती है उसका खास ख्याल रखना है। कायरा को सबके प्यार की जरूरत है, उसका खुश रहना बहुत जरूरी है, वरना वो डिप्रेशन में चली जाएगी। अभी तो मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए ये सुबह तक आराम से सोएगी, बाकी तो सुबह ही पता चलेगा। दूसरी तरफ गरिमा गुस्से से वर्षा के पास जाती है और उसे एक चाटा मारते हुए कहती है, ये क्या किया तूने वर्षा, उसका दिल तोड़ दिया जो तुझे बेपनाह चाहता है। शर्म नहीं आई तुझे? प्यार का नाटक करने के लिए तुझे विराट ही मिला था। वर्षा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, ना वो उसकी तरफ देखती है। गरिमा उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछने लगती है, लुक एट मी वर्षा, मुझे बता ऐसा क्यों किया तूने। वो बहुत गुस्से से बोलती है। वर्षा उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, तो और मैं क्या करती। वो रोते हुए बोलती है और फिर अपनी अलमारी में से एक फाइल निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहती है, ब्रेन ट्यूमर है मुझे, कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के मेरे पास। इतना कहकर वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विराट दर्द में डूबा हुआ था। एक बार फिर वर्षा की यादें आकर उसे घेर लेती हैं। वो प्यार भरे लम्हे, वो बीता हुआ वक्त, वो वर्षा की सादगी, उसकी मुस्कान, सब कुछ उस पर हावी हो रहा था, जो उसे बेहद तकलीफ दे रहा था। अगले ही पल वर्षा के कड़वे बोल उसे याद आ जाते हैं। वो गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ा देता है। विराट के लिए वो पल काटना भारी हो रहा था। वो जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और गाड़ी में से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गरिमा वो फाइल रीड करती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वर्षा को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। ये नहीं हो सकता, वो सदमे में बोलती है। वर्षा उसकी तरफ देखकर कहती है, अब तू ही बता, क्या गलत किया मैंने। वो मुझे दीवानों की तरह चाहता है, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा मेरे बिना, क्या करती मैं। वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोलती है, क्या गलत किया मैंने। रोते हुए वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। इधर विराट जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसका दर्द आंखों के रास्ते बह रहा था। वो आसमान में देखकर जोर से चिल्लाता है और बेहद गुस्से से कहता है, नफरत है मुझे इस प्यार से, नफरत है मुझे इस मोहब्बत से, नफरत है मुझे हर लड़की से, बेहद नफरत। क्या होगा जब विराट को वर्षा की बीमारी के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विराट ऊपर आसमान में देखता है और फिर जोर से चिल्लाता है। चुपके से एक आंसू छलक जाता है उसका। अगले ही पल वो अपने आंसू पीते हुए कहता है, नफरत है मुझे इस प्यार शब्द से, नफरत है मुझे मोहब्बत से, नफरत है मुझे हर लड़की से, बेहद नफरत। ये कहता हुआ वो वहीं गाड़ी से टेक लगाकर सड़क पर ही बैठ जाता है। वर्षा वैसे ही जमीन पर बैठे हुए कहती है, क्या गलत किया मैंने। गरिमा तो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई थी। वर्षा की हालत देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को संभाले या वर्षा को। वो भी वहीं वर्षा के पास ही बैठ जाती है। वर्षा रोते हुए कहती है, जानती है मुझे ये बात कब पता चली। बोलते वक्त उसकी आंखों से फिर से आंसू छलक जाते हैं और गरिमा के भी। वर्षा कहती है, जब विराट किसी और से शादी कर रहा था, उस वक्त मैं डॉक्टर के पास थी और मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। जब डॉक्टर ने कहा कि मैं बस चंद महीनों की मेहमान हूँ, तो मुझे मरने से डर नहीं लगा, बल्कि पहला ख्याल विराट का आया कि वो मेरे बिना कैसे खुद को संभालेगा। वो टूट जाएगा और मैं उसे टूटा हुआ नहीं देख सकती। इसलिए उसी पर मैंने भगवान से दुआ मांगी कि मेरे विराट की जिंदगी में किसी को तो भेज दो जो उसे समझ सके, जो उसे संभाल सके। और उसी दिन वो लड़की उसकी जिंदगी में आ गई। जैसे जैसे वो बोल रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। गरिमा ने कुछ सोचते हुए कहा, तू उसे सच भी तो बता सकती थी ना। वर्षा बोली, नहीं गरिमा, विराट को कभी सच नहीं पता चलना चाहिए, यहाँ तक कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी। गरिमा बोली, पर वर्षा ये सब। वर्षा ने अपनी आंख साफ करते हुए कहा, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने। मैं विराट की नफरत तो झेल सकती हूँ, पर उसे हारा हुआ और टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं धोखेबाज हूँ ये सोचकर कम से कम वो मुझे भूलेगा तो सही, पर जब मुझे भूलेगा तभी तो अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। उस लड़की के साथ भी विवेक ने बहुत गलत किया है, बस मुझे यही रास्ता दिखाई दिया, यही समझ आया, दोनों को एक जैसी चोट लगी है, शायद एक दूसरे का सहारा बन जाए। गरिमा, तुझे लगता है कि ये सब आसान होगा? विराट तुझे भूल पाएगा, तेरी जगह किसी और को दे पाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ तुझे पसंद करता है, क्या वो किसी और से कभी प्यार कर पाएगा? वर्षा वहाँ से खड़ी होती है और कमरे में लगी खिड़की पर जाकर खड़े होते हुए कहती है, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, पर अगर भगवान ने उन दोनों को मिलाया है तो कुछ सोच कर ही मिलाया होगा, वरना तू सोच,
जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन मुझे अपनी बीमारी का पता चला। इससे साफ पता चलता है कि मैं तो उसकी किस्मत में थी ही नहीं। गरिमा उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना कि तूने क्या किया है? वर्षा एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे तो सोचने तक का मौका नहीं दिया भगवान ने। मुझे जो सही लगा मैंने किया। कम से कम विराट मुझे भूलकर अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत तो करेगा ना। कम से कम वो खुश तो रहेगा ना। गरिमा कहती है, पर तू रह पाएगी उसके बिना? जिसने तुझे बेपनाह प्यार किया अब उसकी बेपनाह नफरत झेल पाएगी तू? ये सुनते ही वर्षा गरिमा के गले रखकर रोने लगती है। मैं क्या करूँ गरिमा? मैं उसकी नफरत तो झेल सकती हूँ पर उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती उसे टूटते हुए। गरिमा लगातार उसकी कमर पर हाथ फेरकर उसको शांत कर रही थी। अपनी तरफ से तो वर्षा ने सही किया था, अपने दिल में विराट के लिए नफरत पैदा की ताकि वो कायरा के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कर सके। पर उसे नहीं पता था कि उसका ये कदम विराट को पूरा बदल देगा। उसके मन में हर लड़की के लिए नफरत पैदा कर देगा, कायरा के लिए भी। वो तो पहले ही हर चीज के लिए कायरा को दोषी ठहरा रहा था और अब तो वो पूरा पत्थर बन गया था। रात गहरा गई थी, कायरा गहरी नींद में थी। उषा बहुत देर तक उसके पास बैठी रही और फिर उसे आराम से सोया देखकर वो भी आराम करने चली गई। पर अब कायरा को हल्का हल्का होश आने लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां इधर से उधर घूम रही थी। नींद में उसे विवेक की आवाज कानों में घूम रही थी। मैं कायरा से प्यार नहीं करता, मेरे लिए बस वो एक टाइम पास थी, मुझे नहीं करनी उससे शादी वादी। मैं तो अभी शादी के लिए श्योर ही नहीं हूँ। नींद में कायरा का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसे सपना दिखाई दे रहा था कि वो एक सुनसान जगह पर विवेक का हाथ पकड़कर खड़ी है और विवेक अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। कायरा उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी और विवेक से मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे छोड़कर ना जाए। पर विवेक उसकी एक नहीं सुनता और कायरा का हाथ झटककर वहां से चला जाता है और देखते ही देखते कायरा की आंखों से ओझल हो जाता है। कायरा उसे आवाज लगाती रह जाती है, विवेक रुको, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी बात सुनो विवेक, विवेक। वो जोर से चिल्ला पड़ती है और इसी के साथ उसका सपना टूटता है। उसकी नींद टूटती है और वो उठकर बैठती है। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे और उसकी सांसें जरूरत से ज्यादा तेज चल रही थी, ऐसे जैसे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही हो। वो कहाँ पर है, किसके कमरे में है, कोई होश नहीं था उसको। अपनी सुध बुध खो चुकी थी कायरा। वो बिस्तर से उठती है और बेसुध सी जमीन पर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसके पैरों पर बंधी पट्टी में से फिर से खून रिसने लगता है। अभी तक तो कायरा को ये भी याद नहीं था कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। सब कुछ भूल गई थी वो। विवेक के धोखे का इतना सदमा लगा था कि उसे अपनी तो कोई होश ही नहीं थी। क्यों विवेक, आखिर क्यों? क्या गलती थी मेरी? सिर्फ यही कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें दीवारों की तरह चाहा। इस गलती की इतनी बड़ी सजा दी तुमने मुझे, इससे तो तुम मुझे जान से ही मार देते। वो घुटनों में अपना सर देते हुए बोल रही थी और लगातार रोए जा रही थी। उधर वर्षा भी जमीन पर बैठी अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। विराट सड़क पर बैठा तड़प रहा था। कायरा कमरे के कोने पर बैठी तड़प रही थी। तीनों के हिस्से में तड़प ही आई थी। पता नहीं किस मोड़ पर ले जाती है न किस्मत। जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वर्षा जमीन पर बैठी अपनी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। विराट सड़क पर बैठा वर्षा के लिए तड़प रहा था। कायरा विवेक के लिए तड़प रही थी। तीनों के हिस्से में तड़प आई थी। पता नहीं तीनों की जिंदगी किस मोड़ पर लेकर जाती है तीनों को। जिस विवेक के लिए कायरा तड़प रही थी वो विवेक तो अपनी जिंदगी में मस्त है और खुश भी है। अमेरिका में विवेक का अपना खुद का घर था और उसी घर में कल रात वो किसी लड़की के साथ था। उस लड़की के जाने के बाद वो उठता है और अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाकर पीता है। उसके बाद वो भी तैयार होकर निकल जाता है बाहर घूमने के लिए। सबसे पहले तो वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है क्योंकि इंडिया से तो वो जल्दी जल्दी आ गया था। उसके बाद वो कुछ खाने पीने की चीजें खरीदता है। पैसों की उसे कोई चिंता नहीं थी। वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता रहता था और इन सब की काफी समझ थी उसको। सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर वो वहाँ से चला जाता है। रात होने वाली थी और रात को रेडी होकर वो डिस्को चला जाता है। कायरा तो दूर दूर तक उसके दिल में तो क्या उसके दिमाग में भी नहीं थी। इंडिया में सुबह होने वाली थी। पूरी रात विराट घर नहीं आता। गरिमा ने किसी तरह वर्षा को चुप करवाकर सुला दिया था। कायरा भी रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई थी। शायद दवाइयों का असर था। सुबह होने वाली है ये देखकर विराट उठता है और गाड़ी में से पानी की बोतल निकालकर अपना चेहरा धोता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और सिर्फ गुस्सा। उसके दिल का जो कोमल कोना था अनजाने में वर्षा ने वो भी खत्म कर दिया था। पत्थर हो चुका था वो, एक सख्त पत्थर जिसके अंदर नफरत से इस हद तक भर दिया था कोई सोच भी नहीं सकता। अपना चेहरा पानी से धोकर एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए निकल जाता है। वो कोई और ही विराट था जो पूरी तरह बदल गया था। अमेरिका में रात का अंधेरा फैलने लगा था और विवेक डिस्को में ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। लेकिन इतनी पीने के बाद भी उसने खुद को अच्छे से संभाला हुआ था। कुछ ही देर में वो डांस फ्लोर पर एक लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा था। उस लड़की ने भी काफी ड्रिंक की हुई थी। वो वहीं की रहने वाली थी। बेहद छोटे कपड़े, गोल्डन बाल, अंग्रेजी गाने पर झूमती हुई वो बेहद हॉट लग रही थी। विवेक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। दोनों में जरा भी फासला नहीं था। वो लड़की भी विवेक की किसी भी बात का विरोध नहीं कर रही थी। विवेक उसे अपने और करीब करता ही जा रहा था। अगले ही पल वो लड़की विवेक के गले में अपनी बाह डालकर उसके और भी करीब हो जाती है। विवेक उसकी कमर पर दोनों हाथ कसते हुए मन में सोचता है, चलो रात का जुगाड़ तो हो गया। वो अपनी शैतानी हंसी फेस पर लाते हुए सोचता है। ये सोचता हुआ वो उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। इंडिया में विराट बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंचता है। वो जोर से गाड़ी का ब्रेक मारता है। उसके दादा भूपेंद्र भी जगे हुए थे, या यूं कहें तो वो सारी रात सोए ही नहीं थे। गाड़ी की आवाज सुनकर वो अपनी खिड़की में से बाहर झांकते हैं तो उन्हें बेहद गुस्से से अंदर चला आ रहा विराट नजर आता है, जो कि सीधा अपने कमरे में जा रहा था। भूपेंद्र सोचते हैं, पता नहीं विराट का गुस्सा कब कम होगा, कब वो शांति से बैठकर मेरी बात सुनेगा। पर मैं उस बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। ये सोचते हुए अपनी अलमारी में से कुछ कागज निकालने लगते हैं। ठंड से सिकुड़ती हुई कायरा जमीन पर सोई हुई थी। उसके आंसुओं के निशान उसके गालों पर साफ चमक रहे थे। उसका दुपट्टा भी पता नहीं कहाँ गिर गया था। उसके कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त हो रहे थे। कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। गले पर पहना हुआ मंगलसूत्र जमीन पर लटका हुआ उसे छू रहा था। विराट दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। इस वक्त वो कायरा के बारे में बिल्कुल भूल गया था। कमरे में हल्की रोशनी थी। विराट सबसे पहले कमरे की लाइट चालू करता है। लाइट चालू करके वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो नजरें जाती हैं कायरा पर। कायरा को देखते ही विराट को फिर से अपनी जबरदस्ती की शादी याद आ जाती है। विराट कायरा को देखते हुए सोचता है,
जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है तब से सब कुछ खत्म होता जा रहा है मेरा। हर चीज की जिम्मेदार ये लड़की ही है। इसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। गुस्से और नफरत में विराट अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। एक बार फिर कायरा के प्रति उसका मन नफरत से भर जाता है और वो अपना चेहरा फेर लेता है। पर अगले ही पल उसकी नजर कायरा के अस्त व्यस्त हुए कपड़ों पर जाती है। वो उस पर से अपनी नजरें हटाता है और बिस्तर पर रखा कंबल उसके ऊपर फेंक देता है और खुद कमरे से अटैच्ड स्टडी रूम में चला जाता है, जिसका रास्ता कमरे में से ही था। कुछ घंटों में पूरी तरह सुबह हो जाती है और अमेरिका में रात काफी गहरा गई थी और रात के अंधेरे में विवेक उस लड़की के साथ अपने बिस्तर पर था। दोनों नशे में चूर एक दूसरे के बेहद करीब थे और दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। धीरे धीरे विवेक उस लड़की के कपड़े निकाल देता है। अब उस लड़की का जिस्म विवेक के सामने था और वो जैसे चाहे उसके साथ खेल रहा था। यही तो था विवेक, यही था उसका असली चेहरा जिसके लिए कायरा अधमरी हो गई है। वो तो अपनी मौज मस्ती में खुश है। कायरा का नामो निशान तक याद नहीं है उसे। इंडिया में विराट ने एकदम से अपने सारे जज्बात अपने दिल में दबा लिए थे। न हंसना न रोना, यहाँ तक कि वर्षा के बारे में भी नहीं सोच रहा था। वो खुद पर काबू पाना अच्छे से जानता था। वो हमेशा की तरह वो अपनी एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर छत पर जा रहा था। स्टडी रूम से वो कमरे में आता है और जैसे ही कमरे में आता है तो एक बार फिर नजरें जाती हैं कायरा पर, जो कि खुद को कंबल से पूरा कवर करके सोई हुई थी। बस उसके पैर बाहर थे जिन पर पट्टी थी और पट्टी में से हल्का हल्का खून बह रहा था। भले ही विराट के दिल में बेहद नफरत घर कर गई थी, पर इंसानियत तो अभी भी थी। वो कायरा के पैरों को देखते हुए कहता है, क्या मुसीबत है ये। उसके कदम कायरा की तरफ बढ़ जाते हैं। ए लड़की सुनो, कहता हुआ जब वो उसका चेहरा देखता है तो एक पल के लिए उसकी नजरें ठहर जाती हैं कायरा के चेहरे पर। कितनी मासूम लग रही थी वो और उसके गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान उसकी हालत साफ बयां कर रहे थे। विराट फिर से उसे जगाते हुए कहता है, ए लड़की। वो उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। किसी अनजान की आवाज सुनकर और किसी अनजान की छुअन से कायरा तुरंत उठ जाती है। वो उठकर बैठती है। विराट अभी भी उसके सामने खड़ा था। कायरा हक्की पक्की होकर उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि विराट कौन है, ना उसे ये पता था कि उसकी शादी विराट से हुई है। वो नजर घुमाकर चारों तरफ देखती है तो वो कमरा देखकर उसे सब याद आ जाता है। विवेक का धोखा, उसका शादी छोड़कर भाग जाना। एक बार फिर उसका दिल भर आता है। विराट सख्ती से कहता है, उठो यहाँ से और बिस्तर पर जाकर आराम करो। कायरा कुछ नहीं बोलती और ना ही वहां से हिलती है। उसे ना तो विराट की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही वो सुनना चाहती थी। वो वैसे ही मूर्ति बनी बैठी रहती है। विराट फिर से बोलता है, कुछ कह रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है या नहीं। कायरा फिर भी कुछ नहीं बोलती। बहरी हो गई हो क्या। विराट गरजते हुए बोलता है। उसने अपनी जोर से चिल्लाया था कि कायरा अंदर तक सहम जाती है। वो कसकर कंबल को पकड़ लेती है। तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं। लगभग वो उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है। कायरा धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करती है, पर पैरों में चोट लगने की वजह से उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चलना तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही वो खड़े होकर अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, विराट अपनी एक बाजू उसकी पतली कमर पर लपेट देता है और उसे अपने करीब कर लेता है। वो बात अलग थी कि उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। कायरा एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है, पर उसकी लाल आंखों को देखकर कुछ बोल नहीं पाती। विराट उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और बिना कुछ बोले बिस्तर की तरफ चल पड़ता है। कायरा तो वैसे ही कुछ समझने की हालत में नहीं थी, पर फिर चलते चलते उसकी नजर सामने लगे आईने पर जाती है। वो एक नजर खुद को देखती है। दुल्हन के कपड़े, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसे तो अब जाकर होश आया था। एकदम से वो विराट से खुद को दूर धकेलती है और लड़खड़ाते हुए आईने के पास जाती है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये शादी का जोड़ा, मतलब मेरी शादी। पर विवेक तो चला गया ना, तो मेरी शादी किससे। वो एकदम पागलों जैसा बिहेव करते हुए बोल रही थी। ये सब सुनकर विराट का पारा फिर चढ़ जाता है। उसे भी अपनी जबरदस्ती की शादी याद आ जाती है और फिर वर्षा का धोखा भी। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो पूरी कोशिश कर रहा था अपने गुस्से पर काबू पाने की। कायरा जितनी अपने पैरों को तकलीफ दे रही थी, उतना ही उसके पैरों से खून बह रहा था। उसके कमरे के सफेद फर्श पर खून के धब्बे ही धब्बे नजर आ रहे थे। कायरा भी पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। विराट उसके पास जाता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, बंद करो ये पागलपन। पर कायरा तो अपना आपा खो चुकी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, किससे हुई है मेरी शादी, आप कौन है और ये कमरा किसका है, मुझे सच जानना है, बोलिए किससे हुई है मेरी शादी। लगभग वो चिल्लाते हुए बोलती है। विराट भी गुस्से से गरजता है, मुझसे हुई है तुम्हारी शादी, वो भी मेरी मर्जी के बिना। जबरदस्ती थोपा गया है तुम्हें मेरे साथ, मेरी जिंदगी खराब की है तुमने। मैं पसंद नहीं करता तुम्हें, ना ही अपनी पत्नी मानता हूँ और ना कभी मानूंगा। सुना तुमने, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से बर्बाद हो रहा हूँ मैं। हर पल हर लम्हा सब कुछ खराब कर दिया तुमने। वो बहुत गुस्से से उसकी बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए बोल रहा था और कायरा अपने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विराट बेहद गुस्से से कायरा की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मुझसे हुई है तुम्हारी शादी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से बर्बाद हो रहा हूँ मैं। हर लम्हे हर घड़ी बर्बाद हो रहा हूँ मैं नहीं मानता इस जबरदस्ती की शादी को और ना तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानूंगा। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। न तुम विवेक को शादी करने के लिए फोर्स करती और ना वो यहाँ से भागता और ना उसकी जगह मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी दुनिया से, मेरी जिंदगी से, कहीं भी चली जाओ पर यहाँ से चली जाओ। लगभग विराट अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल चुका था और कायरा सिर्फ अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। विराट का बोला एक एक शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर विराट होश में आता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपना सारा गुस्सा कायरा पर निकाल दिया है। वो उसकी बाजू की तरफ देखता है जिसे अभी तक उसने कसकर पकड़ा हुआ था और कायरा की गोरी बाजू लाल हो गई थी। वो तुरंत उसकी बाजू छोड़ देता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फंसा लेता है, जैसे काबू पा रहा हो खुद पर। कायरा किसी मूर्त की तरह धम से बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके घर वालों ने सब जानते हुए भी उसकी शादी किसी और से कर दी। ये भी किसी धोखे से कम नहीं था उसके लिए। ये नहीं हो सकता, मेरी शादी आपसे। वो बड़बड़ाने लगती है।
विराट एक नजर उस पर डालता है और फिर उसे नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने डॉक्टर, उषा और भूपेंद्र खड़े थे। डॉक्टर शालिनी कहती हैं, कायरा कैसी है विराट? विराट ने बेरुखी से कहा, मुझे नहीं पता, खुद देख लीजिए। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला जाता है। भूपेंद्र बहुत गुस्से से उसे जाते हुए देखता है। मन में सोचता है, इस लड़के का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। शालिनी और उषा अंदर जाती हैं। कायरा को कोई होश नहीं था, न अपनी न अपने कपड़ों की। भूपेंद्र जब उसकी हालत देखते हैं तो वहीं से अपने पैर वापस कर लेते हैं। उनसे कायरा की हालत देखी नहीं जा रही थी। उषा एकदम से जाकर कायरा को अपने सीने से लगा लेती है और उसको शांत करने लगती है। शांत हो जा मेरी बच्ची, संभाल खुद को। कायरा उसकी ममता भरी आवाज से भावुक हो जाती है और उषा के सीने से लगी ही फूट फूट कर रोने लगती है। विराट ऊपर छत पर चला गया था और वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के की बरसात कर रहा था, या यूं कहें कि अपना गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि दिल तो उसका भी टूटा था और पूरी तरह टूटा था। ये सुबह का वो वक्त था जब वर्षा उसे फोन करके मॉर्निंग विश करती थी, पर आज सब कुछ बदल गया था। वक्त, हालात, यहाँ तक कि उनका रिश्ता भी सब बदल गया था। उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था, पर अगले ही पल वो अपने सारे जज्बातों पर काबू पाता है और फिर तेज तेज पंचिंग बैग पर मुक्के मारने लगता है। उधर वर्षा भी उठ गई थी, पर वो बेजान से बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, रो रो कर आंखें सूज गई थी उसकी। उसका फोन उसके हाथ में था और उसमें वो अपनी और विराट की फोटो देख रही थी। दिल रो रहा था उसका। सबसे बड़ी चोट तो वक्त ने उसे दी थी, इतनी बड़ी बीमारी जिसे वो चाहकर भी विराट को नहीं बता सकती। फिर विराट की नफरत, फिर अकेलापन, उसे तो सब अकेले ही झेलना था। उसके हाथ तड़प रहे थे विराट का नंबर मिलाने के लिए। कितनी बार वो फोन ओपन करती, विराट का नंबर देखती, उंगलियां फोन को टच करने के लिए बेकाबू होती, पर फिर उसने भी अपने सारे जज्बात, सारा दर्द अपने अंदर ही समेट लिया। उसने अपनी और विराट की तस्वीरों को जी भर कर देखा और फिर एक एक करके वो सारी तस्वीरें डिलीट कर देती है और एक बार उसके आंसू तकिए भिगोने लगते हैं। दूसरी तरफ उषा बड़ी मुश्किल से कायरा को शांत करती है। शालिनी के साथ मिलकर उसको नहलाती है और उसके कपड़े बदलती है और उसके बिखरे बालों को सही करती है। हल्के गुलाबी रंग का सिंपल सूट, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा, और ये सब करते हुए कायरा को कोई होश नहीं था। एक बेजान गुड़िया की तरह हो गई थी वो, यहाँ तक कि रो रो कर उसकी आंखें भी खाली हो गई थी। बस किसी मूर्त की तरह वो बिस्तर से टेक लगाकर बैठी, वो बस एक टक जमीन को घूर रही थी। शालिनी ने उसके पैरों के जख्मों को साफ किया, उन पर दवाई लगाई और फिर से पट्टी की, पर मजाल है कि कायरा ने उफ तक भी की हो। जो दर्द उसके दिल में हो रहा था, उस दर्द के सामने ये तो कुछ भी नहीं था। शालिनी उषा को एक साइड में लेकर जाती है। उषा घबराते हुए कहती है, क्या बात है शालिनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शालिनी कहती है, परेशानी वाली तो बात है उषा, इसी बात का तो डर था मुझे कि कायरा डिप्रेशन में ना चली जाए, और वही बात हो रही है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उषा लगभग शालिनी की मिन्नतें करते हुए कहती है, तो कुछ कर ना शालिनी, इस बच्ची को ठीक कर, मैं नहीं देख सकती इसको ऐसे, मुझे तो वही हंसती खेलती पहली वाली कायरा चाहिए, प्लीज कुछ कर। वो रोते हुए बोलती है। शालिनी उसको शांत करवाते हुए कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि कायरा ठीक हो जाए, पर सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ दवाइयाँ दे सकती हूँ, पर पूरी तरह से सही होने की हिम्मत कायरा को खुद करनी होगी। सब भूलकर आगे बढ़ने का फैसला उसे खुद करना होगा। देख उसे, वो कायरा की तरफ देखने का इशारा करते हुए बोलती है। उषा कायरा की तरफ देखती है जो कि अभी भी एक टक जमीन को घूर रही थी। शालिनी ने कहा, ये देख रही है तू? हंसना तो दूर की बात, वो तो एक लफ्ज नहीं बोल रही है और ना किसी चीज की तरफ देख रही है। एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं है वो इस वक्त, और इसमें जान डालनी होगी हम सबको। अपने प्यार से, अपनेपन से विवेक का नामो निशान मिटाना होगा इसके दिलो दिमाग से। एक पति होने के नाते अगर विराट ये सब करता तो कायरा बहुत जल्दी ठीक हो सकती थी, पर विराट तो अभी कुछ सुनने की हालत में नहीं है। अब जो करना है तुझे ही करना है, और बाकी अगर कायरा भी अपनी तरफ से कोशिश करे तो, नहीं तो दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जाएगी। अब उसके साथ बातें कर, उसे खिला पिला, और अगर वो रोए तो उसे रोने देना, मन हल्का हो जाएगा उसका। अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। ऐसा कहकर शालिनी चली जाती है। उषा कायरा की तरफ देखती है जो कि अभी भी बस जमीन को ही घूरे जा रही थी। कोई भाव नहीं था उसके चेहरे पर। उसके दिमाग में सैकड़ों विचार चल रहे थे। पहले तो विवेक का धोखा और दूसरा विराट की बातें। ना तुम विवेक को शादी के लिए फोर्स करती और ना वो यहाँ से जाता, और ना मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ती। अब तो कायरा भी खुद को दोषी मानने लगी थी। इतने में उषा उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कुछ मत सोच कायरा बेटा, विवेक तेरे लायक ही नहीं था, भूल जा उसे। मैं ये नहीं कह रही कि तू खुशी खुशी इस शादी को अपना, नहीं, वक्त लगेगा बेटा, पर सब ठीक हो जाएगा। तुझे जिस चीज में खुशी मिलती है तो वो कर बेटा, खुद को यूं बर्बाद मत कर, वो भी उसके लिए जिसने तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो बेहद अपनेपन से कायरा को समझा रही थी। कायरा के कान में तो उनकी बातें पहुंच रही थी, पर दिमाग में नहीं, क्योंकि दिमाग तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं आया था। कायरा एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देती है। उषा कहती है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विराट अभी तक ऊपर एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसके ऑफिस से फोन आता है कि एक जरूरी मीटिंग है। विराट काफी हद तक खुद को शांत कर चुका था। वो ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कायरा वैसे ही बेसोच सी बिस्तर पर बैठी थी। विराट दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। सीधी नजर जाती है कायरा पर, जबकि कायरा को कोई मतलब नहीं था कौन आया कौन नहीं, किसने दरवाजा खोला, उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। बेहद नफरत से विराट अपना चेहरा भी लेता है और अलमारी में से वो अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उषा उसके लिए जूस और कुछ फल लेकर आती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, लो बेटा कुछ खा लो। लेकिन इस बार भी कायरा की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। उषा फिर से कहती है, कायरा बच्चे थोड़ा तो खा ले। तभी भूपेंद्र भी वहाँ पहुंच जाते हैं। वो भी बहुत प्यार से कायरा को समझाते हुए कहते हैं, कायरा बेटा ऐसे कैसे चलेगा, और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो कम से कम जूस तो पी लो बच्चे। कायरा एक बार उनकी तरफ देखती है, फिर वापस अपनी नजरें झुका लेती है। तभी विराट नहाकर बाहर आता है। वो एक नजर तीनों को देखता है और फिर तीनों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम करने लगता है। उषा को शालिनी की बात याद आ जाती है कि अगर विराट कायरा की केयर करे तो वो जल्दी ठीक हो सकती है। वो एक बार कोशिश करते हुए कहती है, विराट देख तो जरा, ये कायरा कुछ खा नहीं रही। विराट खींचते हुए कहता है, तो मैं क्या करूँ, आपकी सरदर्दी है, आप लोग जाने। इतना कहकर वो अपना ऑफिस बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
उषा कायरा को जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी, पर कायरा तो जैसे पत्थर हो गई थी। विराट ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उषा को याद आता है कि शालिनी ने कहा था कि अगर विराट उसका ख्याल रखे तो शायद कायरा जल्दी ठीक हो जाए। उषा एक कोशिश करते हुए कहती है, विराट देख तो जरा, ये कायरा खाना नहीं खा रही। विराट खींचते हुए कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, कि आप लोगों की सरदर्दी है, मेरी नहीं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा। ऐसा कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। कायरा के कान में भी उसकी आवाज पड़ती है, खासकर उसका सरदर्दी कहना। विराट को नहीं पता था कि कायरा बेहद कोमल दिल की है। गुस्से से बोली विराट की कड़वी बातें उसके दिल पर गहरे घाव कर रही हैं। उषा भूपेंद्र की तरफ देखती है, जैसे कह रही हूँ, आप कुछ कीजिए ना बाबूजी। भूपेंद्र को विराट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उषा के हाथ से जूस का ग्लास लेते हैं और लगभग कायरा के होठों से लगाते हुए कहते हैं, अपने दादाजी के हाथ से तो पिएगी ना मेरी बच्ची। कितने प्यार से बोला था भूपेंद्र ने। कायरा कुछ बोलती नहीं है, हाँ, पर वो 2 घूंट जूस की पी लेती है। ये देखकर उषा को थोड़ी तसल्ली होती है। वर्षा का कहीं भी दिल नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। चाहकर भी वो विराट को सच नहीं बता सकती थी और न उसके पास जा सकती थी। उसे तो सब अकेले ही सहना था। गरिमा उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आते हुए कहती है, वर्षा चल जल्दी से कुछ खा ले, फिर तुझे दवाई भी लेनी है। वो नाश्ते की प्लेट वर्षा के सामने रखते हुए बोलती है। वर्षा नाश्ते की प्लेट की तरफ देखती है। एक गिलास दूध और कटे हुए सेब। उसे कुछ याद आ जाता है। फ्लैशबैक। विराट कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ये चाट खा रही हो वर्षा, इधर दो ये। वो उसके हाथ से चाट की प्लेट खींचते हुए बोलता है। वर्षा छोटी बच्ची की तरह जिद करते हुए कहती है, विराट प्लीज ना, मैं दवाई खाकर बोर हो गई हूँ, मेरा चटपटा खाने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज आज खाने दो ना। विराट कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम वही खाओगी जो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वर्षा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ जाती है। कुछ ही देर में विराट उसके लिए दूध और सेब लेकर आता है। चलो फटाफट से खाओ, बस कल तक तुम बिल्कुल ठीक। वर्षा वो नाश्ता देखते हुए कहती है, छी मुझे नहीं खाना इतना बोरिंग सा नाश्ता। विराट एक सेब का टुकड़ा उसके होठों से लगाते हुए कहता है, मेरे हाथ से खाओगी ना तो ये सब भी 56 भोग जैसा ही लगेगा। वो अपना कॉलर झाड़ते हुए बोलता है। उसे देखकर वर्षा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अब भी वर्षा को सब याद आ रहा था। ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर फफक पड़ती है। मेरे साथ ये क्यों हुआ गरिमा, क्यों हुआ मेरे साथ ये, कैसे रहूंगी मैं विराट के बिना। वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोलती है। उसकी हालत देखकर गरिमा को भी रोना आ जाता है, पर वो खुद को संभालती है और फिर वर्षा को संभालते हुए कहती है, खुद को संभाल वर्षा, ऐसे कैसे चलेगा। वर्षा कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर मुझसे हो नहीं पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। वो गरिमा से लिपटकर रोने लगती है। गरिमा उसकी पीठ से हिलाकर उसे शांत करने लगती है। दूसरी तरफ विराट ऑफिस पहुंच गया था। उसका मैनेजर अनुज उसका वेट कर रहा था। विराट ऑफिस के अंदर जाता है। रोज के मुकाबले आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। ये हर कोई देख पा रहा था। सबको समझ आ गया था कि आज सबकी शामत आने वाली है। खैर विराट अपने कैबिन में जाता है और खुद को इस तरह काम में उठा लेता है ताकि वर्षा का ख्याल उसे छू भी ना पाए। घर पर कायरा ने 2 घूंट जूस पी लिया था, पर एक शब्द नहीं बोला था उसने मुंह से। उषा उसके पास ही बैठी थी। वो कायरा से कोई ना कोई बात कर रही थी कि किसी बात पर तो कायरा कोई रिएक्शन देगी, पर कोई फायदा नहीं। कायरा पर तो किसी चीज का, किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी भूपेंद्र अंदर आते हुए कहते हैं, देखो तो सही, कायरा बिटिया से कौन मिलने आया है। वो अंदर आते हुए बोलते हैं और उसके पीछे कायरा के माँ पापा भी अंदर आते हैं। अपनी बच्ची को देखते ही विभा और सुरेश का दिल भर आता है। वो उनकी कायरा थी ही नहीं, वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। विभा एकदम से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची क्या हालत बना रखी है बेटा। सुरेश भी कायरा के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगते हैं। कायरा एक बार भी अपने मम्मी पापा की तरफ नहीं देखती। सुरेश कहते हैं, कुछ तो बोल कायरा, ऐसे चुप मत रह। भूपेंद्र और उषा भी वहीं खड़े थे। वो दोनों भी पूरी कोशिश कर रहे थे। कायरा एकदम से बोली, क्या मैं आपके लिए बोझ थी पापा। वो सीधा सवाल सुरेश से करती है। उसकी बात सुनकर हर कोई सुन रह जाता है। विभा कहती है, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। कायरा कहती है, ऐसा नहीं है तो फिर सब जानते हुए भी आपने मेरी शादी किसी और के साथ। वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। सुरेश उसके पास बैठते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कभी भी मत सोचना। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मेरी बच्ची तुम मुझ पर बोझ नहीं है। वो सब लोग कायरा को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कायरा वापस खामोश हो जाती है। कुछ ही देर में दवाइयों के असर के कारण उसे नींद आ जाती है। उसे सोता देखकर सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। विभा के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। उषा उसे संभाल रही थी। भूपेंद्र कहते हैं, देखिए आप परेशान मत होइए, कायरा हमारी बच्ची है। हम वादा करते हैं आपसे कि अगली बार जब आप आएंगे तो वो आपको पूरी तरह ठीक मिलेगी, भरोसा रखिए हम पर। कुछ देर बाद विभा और सुरेश चले जाते हैं। देखते देखते 1 हफ्ता बीत जाता है, पर कायरा की सेहत में कोई सुधार नहीं आता। हर बीते दिन के साथ वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उषा किसी तरह उसे जूस या कुछ हल्का फुल्का खिला देती थी, पर कायरा की चुप्पी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। जब भी वो कायरा की हालत देखती तो मन ही मन विवेक को कोसती। बीते 1 हफ्ते में विराट में भी कोई बदलाव नहीं आया था। ना उसे कायरा से पहले कोई मतलब था और ना अब था। सुबह जल्दी वो ऑफिस निकल जाता और रात को देर से आता। जब वो ऑफिस जाता तब भी कायरा सो रही होती, और जब वो वापस आता तब भी कायरा सो रही होती। और अगर गलती से वो किसी दिन जगी हुई होती भी तो भी दोनों में कोई बात नहीं होती। कायरा ने तो वैसे भी चुप्पी साध ली थी और विराट तो उसे देखता भी नहीं था। जहाँ इन दोनों की जिंदगी एक जगह रुक सी गई थी, वहीं विवेक अपनी मौज मस्ती में बहुत खुश था। पूरा दिन घर पर आराम करना, यार दोस्तों के साथ पार्टी, रात को घूमने निकल जाना और वापस में हर रात अपने साथ एक नई लड़की लाना और पूरी रात उसके साथ बिताना। अपनी इस आज़ादी से बेहद खुश था वो। कायरा तो छोड़ो, उसे तो अपने घर वालों की याद भी नहीं आई थी। वहीं वर्षा ने भी काफी हद तक खुद को संभाल लिया था। वो बात अलग थी कि वो हर पल विराट को याद करती थी, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि विराट अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। पर उसे क्या पता था कि विराट आगे बढ़ने के बजाय खुद को पूरा बदल लेगा। वर्षा के कंधों पर अपने घर परिवार की भी जिम्मेदारी थी। उसने अपनी बीमारी के बारे में गरिमा के अलावा किसी को नहीं बताया था। बस वो चाहती थी कि अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को कामयाब होते देखना, ताकि उसे तसल्ली रहे कि उसके जाने के बाद वो अपने माँ पापा का ख्याल अच्छे से रख सकती है। 1 हफ्ते बाद दोपहर का वक्त, उषा जबरदस्ती कायरा को खाना खिलाकर उसके कमरे से बाहर आती है। भूपेंद्र बाहर सोफे पर ही बैठे थे। वो उषा की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हों कि कायरा कैसी है।
उषा उनकी बात समझते हुए कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। कायरा की हालत तो दिन पर दिन खराब हो रही है, पता नहीं कब वो इस सदमे से बाहर आएगी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। वो अभी बात कर ही रहे थे, तभी किसी अनजान लड़की की आवाज उनके कानों में पड़ती है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते आंटी। भूपेंद्र और उषा दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। मैं आरती, कायरा की फ्रेंड हूँ। उसकी शादी में नहीं आ पाई थी, पर आज विभा आंटी से बात हुई तो मुझे कायरा की हालत के बारे में पता चला। मैं उससे मिलना चाहती हूँ आंटी। उषा ने कहा, आओ बेटा, हम सब तो कोशिश कर करके थक गए, अब तुम ही उसे समझाओ, शायद तुम्हारे समझाने से वो समझ जाए। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर कायरा के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। उषा दरवाजा खोलती है। कमरे में हल्की रोशनी थी। पीले कलर का ढीला सा सूट, बालों को यूं ही बांध रखा था, बेरौनक चेहरा, सूखे पड़े होंठ, खाली आंखें। कमरे में लगी खिड़की से टेक लगाकर वो एकटक बाहर देख रही थी। उसे देखकर आरती का दिल भर आता है, पर अगले ही पल वो खुद को मजबूत करती है और कायरा के पास जाती है। कायरा को तो कोई सुध ही नहीं थी। आरती उसके पास जाकर उसे आवाज लगाती है, कायरा। आरती की आवाज सुनकर कायरा तुरंत पीछे पलट कर देखती है और हैरानी से कहती है, आरती। वो कुछ और बोलती उससे पहले ही आरती खींच कर एक थप्पड़ मारती है उसके गाल पर। कायरा उसके गाल पर हाथ रखकर आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। उषा भी आरती की हरकत पर हैरान रह जाती है। आरती कहती है, क्या नाटक लगा रखा है तूने? हाँ, हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो तुझे करना क्या है? यूं एक जिंदा लाश की तरह रहना है पूरी जिंदगी। कायरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपना चेहरा फेर लेती है। उषा की आंखें भी नम हो जाती हैं। आरती उसके सामने जाते हुए कहती है, वो घटिया विवेक ही सब कुछ हो गया क्या तेरे लिए? ये लोग कुछ नहीं है क्या? वो उषा की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वो जो तुझे छोड़कर चला गया, जिसने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा, तेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तो उसके लिए खुद को बर्बाद कर रही है। क्यों? उसकी बातें कायरा को रोने के लिए मजबूर कर देती हैं। अपने दिल का गुब्बार जो वो कब से दिल में दबा कर बैठी थी, वो आंसुओं के जरिए आंखों के रास्ते बहने लगता है। आरती उसका हाथ पकड़कर शीशे के सामने ले जाती है और बहुत गुस्से से कहती है, देख खुद को कि क्या ये वही कायरा है? नहीं, वो कायरा तो मर चुकी है और तूने खुद मारा है उसे। आखिर करना क्या चाहती है तू? ये देख, आंटी को देख जो दिन रात तेरी सेवा में लगी हुई है। बाहर बैठे दादाजी को देख, जिनके गले से खाना तक नहीं उतर रहा। यहाँ ये दोनों तुझे ऐसे देखकर तड़प रहे हैं, वहाँ तेरे माँ बाप तड़प रहे हैं, और एक तू है जो उस घटिया इंसान के लिए तड़प रही है। हर रोज थोड़ा थोड़ा इन लोगों को मारने से अच्छा है एक बार में ही सबको खत्म कर देना। अरे जब एक माँ बेटा होते हुए उस विवेक को भूल गई, तो तू क्यों नहीं भूल जाती? कायरा एकदम से गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, इतना आसान होता है क्या? आखिर आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आरती बहुत गुस्से से कहती है, जब एक माँ होकर अपने बेटे को वो भूल सकती है, तो तू क्यों नहीं भूल सकती उसे? कायरा भी उतने ही गुस्से से कहती है, इतना आसान होता है क्या? पिछले 2 सालों से जिस इंसान से बेहद प्यार किया हो, उसे 2 दिन में कैसे भूल जाऊं? उसके दिए धोखे को कैसे भूल जाऊं? उसके साथ बिताया वक्त कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल पा रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रही हूँ। ये कहकर वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, वो रोते हुए बोलती है। उषा आरती को इशारा करती है कि कायरा को रोने दो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कायरा अभी तक रो रही थी। आरती उसके पास जाकर कहती है, हाँ रो तू, बस रोती रहे। अब यही रोना तो लिखा है तेरी लाइफ में, एक विवेक और एक रोना, बस यही 2 चीजें हैं तेरे लिए जरूरी। जिसने तुझे भूलने में 2 मिनट नहीं लगाए, तो उसके लिए पूरी जिंदगी रोती रहे। एक बात कहूं कायरा, तू चाहे रो रो कर मर क्यों ना जाए, तब भी उस विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क पड़ता है वो लोग तो कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए। तू बस रो, जी भर के रो, भूल जा हम सबको, अपने माँ बाप को, बस उस इंसान को याद रख। इतना कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। आरती की बातें कायरा के कान में शोर कर रही थी। उसे हर तरफ बस आरती की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो एक माँ होकर अपने बेटे को भूल सकती है, तो तू क्यों नहीं भूल सकती? क्या ये वही कायरा है? तू बस रोती रहे, उस घटिया इंसान के लिए रोती रहे, जिसने तुझे भूलने में 2 मिनट नहीं लगाए, तो उसे भूल मत, बस रोती रहे पूरी जिंदगी। गूंज रहे थे ये शब्द कायरा के दिल और दिमाग में। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो एकदम से अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखते हुए चिल्ला पड़ती है, चुप हो जाओ। दूसरी तरफ विराट की एक मीटिंग थी जो किसी बड़े मॉल में थी, और साथ में लंच भी था। इस वक्त वो मीटिंग में था। गरिमा किसी काम से मार्केट आई थी और वो अपने साथ वर्षा को भी लेकर आई थी, वरना वर्षा के लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। गरिमा और वर्षा भी उसी मॉल में चले गए थे, और गरिमा जो सामान लाई थी वो देखने लगी थी। वर्षा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि विराट कहीं आसपास ही है। यही सब विराट के साथ हो रहा था। उससे भी वर्षा के पास होने का एहसास हो रहा था, और इस बात पर उसे खुद पर हैरानी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों वो वर्षा के बारे में इतना सोच रहा है, जबकि वो खुद पर काबू पाना अच्छे से जानता है। बड़ी मुश्किल से वो अपना ध्यान मीटिंग में लगाता है। वर्षा अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहीं कहीं है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे सामने सीढ़ियों पर विराट नजर आता है, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो वर्षा की बेचैन दिल को राहत मिल जाती है। जैसे जैसे विराट नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसकी भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वर्षा यहीं है। वो तुरंत अपना चेहरा घुमाकर सामने देखता है, पर तब तक वर्षा वहाँ किसी कोने में छिप गई थी। वो नहीं चाहती थी कि विराट उसे देखे और एक बार फिर उसे वही सब याद आए। विराट चारों तरफ नजर दौड़ाता है, पर फिर मन में सोचता है, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, अब मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हुए वो अपने क्लाइंट के साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही वर्षा राहत की सांस लेती है। तभी गरिमा उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है। अरे वर्षा, तू ठीक तो है? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वर्षा तेज तेज सांस लेते हुए बोली, पानी पानी। गरिमा उसे अपने साथ ले जाती है। शाम होने वाली थी। विराट का सारा काम खत्म हो गया था, पर उसका घर जाने का मन नहीं था, या यूं कहें कि कायरा को देखने का मन नहीं था। वो एक ही दिशा में अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था, पर कब तक? आखिर घर तो जाना ही था। एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। घर पर कायरा ना जाने कितनी देर तक वहीं बैठी आंसू बहाती रहती है। आरती की बातों से उसके दिल का गुब्बार तो निकल गया था। रोते रोते उसकी नजर सामने लगे आईने पर जाती है। वो एक नजर खुद को देखती है।
ढीले से कपड़े, बिखरे बाल, बुझा बुझा बेरौनक चेहरा, सूजी हुई आंखें। एकदम से उसे आरती की बात याद आ जाती है। क्या ये वही कायरा है? कायरा एकदम से अपने आंसू साफ करती है और उठकर अपना बैग खोलती है। एक हफ्ते से उसने अपने सामान को हाथ भी नहीं लगाया था, होश ही नहीं था पहले उसे किसी चीज का। वो अपना बैग खोलती है और उसमें से विवेक की दी हुई सारी चीजें निकालती है, चाहे वो कोई टेडी बेयर हो, रिंग हो, यहाँ तक कि उसकी दी हुई चॉकलेट के रैपर भी संभाल कर रखे थे उसने। विवेक की दी हुई हर वो चीज जो उसे विवेक के साथ बांधे हुए थी, उन सब चीजों को इकट्ठा करके वो दूसरे बैग में डालती है और फिर बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। भूपेंद्र उस वक्त बाहर गार्डन में थे। उनकी नजर कायरा पर पड़ती है। ठीक उसी वक्त उषा भागी भागी उसके पास आकर कहती है, देखिए ना बाबूजी, ये कायरा कहाँ जा रही है? भूपेंद्र कहते हैं, जाने दो उसे, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। वो अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद विराट घर आता है और सीधा अपने कमरे में। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था और जब से उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी हुई है तब से वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। हमेशा की तरह कमरे का दरवाजा बंद देखकर वो समझ जाता है कि कायरा अंदर ही है। कायरा से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था वो। कायरा का ख्याल आते ही वो अंदर ही अंदर खींच जाता है, पर अंदर तो जाना ही था। खैर, वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वो होता है ना एक चीज जिसे हमारा दिमाग कहता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वहां नहीं देखेंगे, पर फिर भी हमारी नजर उस तरफ जाती जरूर है। यही विराट के साथ हो रहा था। भले ही वो मन में ठान कर आया था कि उसकी तरफ नहीं देखेगा, पर नजरें फिर भी उस तरफ उठती हैं। पर ये क्या, बिस्तर तो खाली है, कायरा तो वहां है ही नहीं। अब चाहे विराट उससे बात नहीं कर रहा था, पर पिछले एक हफ्ते में वो उसे इसी बिस्तर पर देख रहा था। या तो वो उसे सोती हुई नजर आती थी या फिर खामोश सी एक टक दीवार को घूरती, पर नजर तो आती थी ना। पूरे दिन में बस 2 बार वो कायरा को देखता था, तो एक तरीके से आदत हो गई थी उसे। लेकिन आज तो बिस्तर खाली है। उसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर जाती है जो कि हल्का सा खुला हुआ था, मतलब वो अंदर नहीं है। फिर उसकी नजर कायरा के सामान पर जाती है। उसके 2 बैग में से वहां पर एक ही बैग था। विराट मन में सोचता है, लगता है वो यहाँ से चली गई, अच्छा है जान छूटी। ये कहता हुआ वो अपना ऑफिस बैग सोफे पर पटक देता है और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर कायरा एक तरफ चली जा रही थी। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर, न दुख, न परेशानी, न गम, न उदासी। बस वो तेज तेज कदमों से एक ही दिशा में बढ़ रही थी। दादाजी उसके पीछे ही थे। वो बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहे थे। कुछ ही देर में कायरा एक पुल पर पहुंचती है जिसके नीचे से नदी बह रही थी, जिसका पानी भी काफी गहरा था। वहां आसपास कोई नहीं था। कायरा उस पुल के नजदीक जाकर अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वो सब याद आता है जो भी विवेक ने उसके साथ किया। वो एक गहरी सांस लेती है और फिर बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है, I hate you, विवेक! इसी के साथ वो बैग उठाकर नीचे नदी में फेंक देती है। जैसे जैसे वो बैग पानी के साथ बह रहा था वैसे वैसे विवेक कायरा से दूर हो रहा था। कुछ ही देर में वो बैग पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। कायरा उस बैग को डूबते हुए देखती है और अपने पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, चैप्टर क्लोज, गुड बाय मिस्टर विवेक सूर्यवंशी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और वापस पीछे मुड़कर नहीं देखती। भूपेंद्र उसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। उनके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहते हैं, शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो फिर से कायरा के पीछे चल देते हैं। वो देखते हैं कि कायरा एक पार्क में अकेली एक बेंच पर बैठी है। वो भी उसके बराबर में जाकर बैठ जाते हैं। रात हो गई थी, पर ना तो अब तक कायरा घर आई थी और ना भूपेंद्र घर पर। विराट चेंज करने के बाद आज अपने बिस्तर पर बैठकर अपना काम कर रहा था, वरना वो स्टडी रूम में ही रहता था, सोना भी वहीं पर। कमरे में तो वो आता ही नहीं था, पर आज कायरा वहां से जा चुकी है। ये देखकर वो वहीं बिस्तर पर बैठ जाता है। डिनर के लिए उसने मना कर दिया था। काम करते करते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद कायरा घर आती है। वो पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। उषा सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। वो उषा के पास जाती है और अपना सर उसकी गोद में रखते हुए कहती है, भूख लगी है माँ। ये सुनते ही उषा उठ जाती है और कायरा को इस तरह देखकर पहले तो वो हैरान रह जाती है, पर फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। पता नहीं भूपेंद्र ने कायरा से क्या कहा था जो वो वापस यहाँ आ गई। कुछ देर बाद वो खाना खाकर अपने कमरे में जाती है। विराट बिस्तर पर एक तरफ सोया हुआ था। खैर, विराट से उसे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी तरफ जाकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह विराट की आंखें पहले खुलती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने कायरा का मासूम चेहरा नजर आता है। एक पल के लिए वो हैरान रह जाता है कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। अगले ही पल उसे एहसास होता है और वो कायरा को देखकर गुस्से से भर जाता है। What the hell? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो गुस्से से गरजते हुए बोलता है। उसकी आवाज से कायरा की आंख खुलती है और वो उठकर बैठती है। अपने सामने उसे गुस्से से भरा बैठा विराट नजर आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फिर गरजता है। कायरा कहती है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी कमरा है। वो भी उसी की टोन में जवाब देती है, जो काफी था विराट का दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विराट जब कायरा को अपने पास सोते हुए देखता है तो पूरा गुस्से से भर जाता है। वो उस पर गरजते हुए कहता है, What the hell? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कायरा कहती है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी कमरा है। वो भी उसी की टोन में बोलती है, जो काफी था विराट का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। पहले तो विराट कायरा के जवाब पर हैरान रह जाता है, पर आज पहली बार उससे किसी ने उसी के तरीके से बात की थी, वरना कोई खुलकर सांस भी नहीं ले सकता था विराट के सामने। लेकिन ये कायरा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिया था। विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो फिर से कहता है, What the? कायरा बीच में ही कहती है, अपना ये What the hell अपने पास रखो और चाहो तो अपने इस हेल में चले भी जाओ, I don't care, पर मुझे सोने दो। इतना कहकर वो कंबल से खुद को पूरा कवर कर लेती है और बचा हुआ कंबल अपने नीचे दबा लेती है। विराट को तो कदम कदम पर झटके मिल रहे थे। उसे कायरा से इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो कायरा बोलती तक नहीं थी और आज मुंह खोला तो ऐसा खोला कि विराट की बोलती बंद कर दी। विराट और भी गुस्से से बोला, एक्सक्यूज मी, ये मेरा कंबल है,
एक बार फिर उसने कायरा की नींद खराब कर दी थी, जो काफी था कायरा का मूड खराब करने के लिए। वो कंबल में से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए बोली, अरे क्या कब से मेरा मेरा करे जा रहे हो? मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, मेरा कंबल, अब अपना ये मेरा मेरा बंद करो और मुझे सोने दो मिस्टर सड़ियल। इतना कहकर वो वापस अपना चेहरा ढक लेती है। एक तो कायरा का ये अंदाज, ऊपर से विराट को सड़ियल कहना। उफ, क्या तेवर है भाई कायरा के, क्या नखरे हैं, क्या एटीट्यूड है। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे सड़ियल बोला? वो गुस्से से गरजता है। कायरा कंबल में से ही कहती है, जो हो वही बोला, और अब तुमने मेरी नींद बिगाड़ी तो मैं दादाजी से कह दूंगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बोलती है। उसकी बात पर विराट का मुंह खुला रह जाता है। ऊपर से दादाजी की धमकी पर तो उसे इतना गुस्सा आता है कि बस वो उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और कायरा वापस से सो जाती है। शायद कई दिनों की नींद थी जो उसे परेशान कर रही थी। जहां इंडिया में सूरज चारों तरफ अपनी लाली बिखेर रहा था, वहीं अमेरिका में रात गहरा गई थी। विवेक अपने दोस्तों के साथ अपने घर में बैठा ड्रिंक कर रहा था। आज उसका मूड कहीं बाहर जाने का नहीं था, इसलिए उसने उन सबको अपने घर में ही बुला लिया था। उसका दोस्त सैमी, जो कि इंडियन ही था पर वो काफी टाइम से वहीं रह रहा था। सैमी बोला, लगभग 1 हफ्ता हो गया तुझे यहाँ पर आए और तब से बस दिन रात पार्टी ही कर रहा है तू। अबे यही सब करेगा क्या तू लाइफ में? विवेक बियर की कैन अपने होठों से लगाता है और एक सांस में उसे पीने के बाद कहता है, अबे यही तो जिंदगी है, इसे खुलकर न जिया तो फिर क्या किया? अबे तो चिल करना, क्यों परेशान हो रहा है? सैमी कहता है, अबे मैं तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, या तो जॉब कर ले या अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। विवेक कहता है, अच्छा यार अब तो चुप हो जा, चल कई बार घूम कर आते हैं। ये कहता हुआ वो उसे बाहर ले जाता है। इंडिया में कायरा की बातों से इरिटेट होकर विराट छत पर बने अपने कमरे में चला गया था और इस वक्त वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्कों की बरसात कर रहा था। पर वर्षा उसके दिमाग में नहीं थी, बल्कि आज कायरा थी। उसकी बेबाक सी बातें थी। वो लगातार पंचिंग बैग पर मारते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की मुझसे इस तरह बात करने की, और ये वापस यहाँ क्यों आई है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़की, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ विराट मन ही मन कायरा को कोस रहा था, वहीं कायरा आराम से सो रही थी। भूपेंद्र अपने कमरे में रेडी हो रहे थे। उनके चेहरे पर विजयमयी मुस्कान थी। वो मन में कहते हैं, मैं भी तेरा दादा हूँ विराट, मुझे अच्छी तरह पता है इस वक्त तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद कायरा की आंख खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी। विवेक को उसने इस तरह अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था जैसे दूध में से मक्खी को करते हैं, और विवेक इसी के लायक था। कायरा ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था। वो उठती है और अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। उधर विराट का भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। उसको भी नहाकर रेडी होना था। एक नजर घड़ी पर डालते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अमेरिका में विवेक और सामी गाड़ी में बस यूं ही घूम रहे थे। सामने ही केक शॉप थी। सामी कहता है, यार मेरा केक खाने का बहुत मन कर रहा है, गाड़ी रोक तू। विवेक कहता है, तू भी ना कभी कभी बच्चा बन जाता है। ये कहकर वो गाड़ी पार्क करने लगता है। दोनों ही गाड़ी में से उतर जाते हैं। सामी कहता है, तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। विवेक वहीं गाड़ी में अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो जाता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों से लगा लेता है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और पीठ शॉप की तरफ। वो अपनी ही धुन में खड़ा था, तभी एक बहुत अच्छी परफ्यूम की खुशबू उसके अंदर तक समा जाती है। वो किसी नशे की तरह उस खुशबू को महसूस करते हुए कहता है, जबरदस्त, कौन है ये अप्सरा? ये कहता हुआ वो एकदम से पीछे पलटता है और किसी लड़की से टकरा जाता है जिसके हाथ में केक था, और टकराने की वजह से उसका केक नीचे गिर गया था। What the hell? Are you blind? Idiot! अभी तक उसने एक बार भी विवेक की तरफ नहीं देखा था। वो बस नीचे गिरे हुए अपने केक को देखकर बोल रही थी, जबकि विवेक की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। अच्छी खासी हाइट, शॉर्ट स्कर्ट और साथ में शॉर्ट टॉप और उसके ऊपर शॉर्ट जैकेट, पैरों में हील्स, कंधे तक आते उसके घुंघराले बाल जिनमें गोल्डन कलर किया हुआ था, नाक में एक छोटी सी नोज पिन जो कि उसके गोल चेहरे पर बहुत जच रही थी, गर्दन से नीचे बना टैटू। साफ पता चल रहा था कि वो इंडियन है, पर वहीं की रहने वाली है। अपने इस किलर लुक में वो बहुत अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। वो गुस्से से विवेक की तरफ देखती है, जो कि अभी भी आंखें फाड़े बस उसी को देख रहा था। वो लड़की विवेक की तरफ घूर कर देखती है और बेहद गुस्से से कहती है, यू इडियट! अंधे के साथ साथ बहरे भी हो तुम। मेरा पूरा केक खराब कर दिया और तब से बदतमीजों की तरह घूर रहे हो। विवेक तो उसके मुंह से हिंदी सुनकर शॉक रह गया था, पर अगले ही पल वो उसके शब्दों पर गौर करते हुए बोला, ओह होल्ड ऑन, मैं कोई बदतमीज नहीं हूँ, एंड ये केक गलती से गिर गया, आई एम सो सॉरी। वो लड़की जिसका नाम अवनी था, वो अपनी एक आईब्राव ऊपर उठाते हुए बोली, ठीक कहा तुमने, तुम बदतमीज नहीं हो बल्कि महा बदतमीज हो। ये सुनकर विवेक को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी गुस्से से बोलता है, ओ हेलो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। अवनी लगभग उस पर चढ़ते हुए बोलती है, तो सॉरी बोल रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो? एक तो मेरा केक गिरा दिया, ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। वो विवेक के बहुत करीब होकर बोल रही थी। उसके बदन की खुशबू विवेक को पागल कर रही थी। वो अपने मन में सोचता है, अरे क्या कर रहा है विवेक, इस खूबसूरती को अपने बिस्तर पर लेकर जाना है तो अपने गुस्से पर काबू रख। इतने में सामी भी केक लेकर वहां पर आ जाता है। अगले ही पल विवेक अपने गुस्से को पीते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी मिस, मेरी वजह से तुम्हारा केक खराब हो गया, बट उसके बदले में मैं आपको दूसरा केक दे देता हूँ। ये कहते हुए वो सामी के हाथ से केक का बॉक्स छीनकर अवनी के हाथ में रख देता है और साथ साथ उसके हाथ पर अपना हाथ भी फेर देता है। अवनी उसकी तरफ देखती है, जो कि अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। अवनी वो केक वाला बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें उसकी पसंद का ही केक था। ये देखकर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। विवेक तो देखता ही रह गया था उसकी स्माइल को। अवनी अपने पर्स में से निकालने लगती है। विवेक तपाक से कहता है, नो प्लीज, पैसे की जरूरत। वो अभी बोल ही रहा था, तभी अपनी पर्स में से पैसे निकालकर विवेक के हाथ में रखते हुए कहती है, फ्री की चीजें मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। विवेक तब तक उसे देखता है जब तक वो उसकी नजरों से ओझल न हो गई हो। उसके हाथ में अवनी के दिए हुए पैसे थे और फेस पर कुटिल मुस्कान। सैमी उसी की तरफ देख रहा था। विवेक उसकी तरफ देखकर बोला, क्या लड़की थी यार। सैमी उसके हाथ से पैसे छीनकर वापस केक लेने चला जाता है और विवेक अवनी के बदन की खुशबू को महसूस करते हुए सिगरेट के कश भरने लगता है। इंडिया में विराट अपने कमरे में आता है और कायरा को वहां ना देखकर राहत की सांस लेता है। उसे ऑफिस के लिए रेडी होना था। आज पहले ही वो 10 मिनट लेट हो चुका था।
वो अपना टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम का गेट खोलने लगता है तो वो नहीं खोलता, और खोलेगा भी कैसे, अंदर तो कायरा थी। विराट को अंदर से पानी की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि कायरा अंदर है। ये देखकर ही उसका दिमाग घूम जाता है, वो तो पहले ही लेट हो रहा था। वो बड़बड़ करते हुए कहता है, वो क्या मुसीबत है। 5-10 मिनट तो वो वेट करता है पर कायरा तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो विराट का सब्र जवाब दे रहा था। वो वॉशरूम का दरवाजा पीटते हुए कहता है, ए लड़की सुनो। पर कायरा उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देती है। विराट फिर से कहता है, ए लड़की बहरी हो गई हो क्या। कायरा अपने मन में सोचती है, ये लड़का चैन से नहाने भी नहीं दे रहा, क्या है। वो बेरुखी से बोलती है। विराट कहता है, क्या कर रही हो तुम अंदर। कायरा कहती है, तुम अजीब इंसान हो, बाथरूम में कोई क्या करता है। विराट गुस्से से दांत भींच कर बोला, वो मुझे भी पता है, पर इतनी देर। कायरा ने कहा, मुझे इतना टाइम ही लगता है। विराट ने कहा, मुझे भी नहाना है, लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। कायरा कहती है, तो मैं क्या करूं, इतनी देर से उठे हो, तब से क्या कर रहे थे, मुझे अभी टाइम लगेगा, तुम कहीं और नहा लो। इतना कहकर वो पूरा शावर खोल देती है जिससे विराट की किचकिच उसे सुनाई न दे। विराट और भी गुस्से से कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये मेरा बाथरूम है, जल्दी बाहर आओ। कायरा तक उसकी आवाज पहुंच रही थी पर वो उसे इग्नोर कर देती है। मन में सोचते हैं, सरदर्दी बोला था ना मुझे, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि सरदर्दी क्या होती है। अंदर से कोई जवाब ना पाकर विराट फिर से कहता है, ये लड़की तुम सुन रही हो ना। कायरा शावर बंद करते हुए कहती है, ओह गॉड ये तो पीछे ही पड़ गया। विराट कहता है, तुम बाहर आ रही हो या नहीं। एक बार फिर उसका गुस्सा फूटा कायरा पर। कायरा उसी की टोन में कहती है, कपड़े पहनूं या ऐसे ही आ जाऊं। ये सुनकर विराट एकदम से चुप हो जाता है, पर अगले ही पल वो खींचते हुए अपने मन में कहता है, बदतमीज। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विराट एक बार फिर से गुस्से से दरवाजा पीटते हुए कहता है, ए लड़की तुम बाहर आ रही हो या नहीं। कायरा भी उसी के अंदाज में बोली, कपड़े पहनूं या ऐसे ही आ जाऊं। ये सुनते ही विराट एकदम से चुप हो जाता है, पर अगले ही पल वो अपने मन में सोचता है, बदतमीज, ना भी नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। विराट दरवाजे के पास ही खड़ा था। कायरा बाहर आती है। विराट उसकी तरफ देखता है। मैरून कलर की स्लीवलेस सूट, गीले बालों को तौलिए लपेट रखा था, चेहरे पर पानी की बूंदें वो उसके मोतियों की तरह चमक रही थी। विराट उसे ही देख रहा था। कायरा भी उसकी तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और फिर दोनों ही गुस्से से अपना अपना चेहरा फेर लेते हैं। कायरा उसे नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ जाती है। विराट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पीछे से बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है, निहायती बदतमीज लड़की हो तुम। कायरा आईने के सामने जाकर अपने बालों को तौलिए से आजाद करते हुए कहती है, सेम टू यू। ये सुनते ही विराट उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यू। वो कुछ बोलता पर उससे पहले ही उनके कमरे का गेट नॉक होता है। कायरा दरवाजा खोलने चली जाती है और विराट वॉशरूम के अंदर जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। कायरा गेट खोलती है। सामने उषा खड़ी थी। उसे देखते ही कायरा छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग माँ। उषा भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। कायरा कहती है, आप किसी काम से आई थी माँ। उषा बोली, मैं तो तुझे देखने आई थी, तो ठीक है ना। कायरा बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। उषा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरी बात सुनेगी मेरी बच्ची। कायरा ने कहा, बोलिए ना माँ। उषा उसे अंदर ले जाती है और उसे कुछ समझाने लगती है। अमेरिका में सामी दूसरा केक लेकर आ गया था और उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए थे। हमेशा कुछ ना कुछ बोलने वाला विवेक आज खामोश था। उसके दिमाग में तो अवनी घूम रही थी, उसकी बातें घूम रही थी, उसका एटीट्यूड घूम रहा था। पहली बार विवेक को किसी लड़की ने इग्नोर किया था। बस यही बात उसके ईगो पर लगी थी। वो चाहकर भी अवनी को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। सामी ने कहा, अब तुझे क्या हुआ है, तू इतना चुप क्यों है। विवेक अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। सामी कुछ देर बाद अपने घर चला जाता है। विवेक एक पूरी बियर की बोतल पीता है और फिर अपने बिस्तर पर गिर जाता है। पर अवनी अभी भी उसके ख्यालों में घूम रही थी। अवनी के बदन की खुशबू अभी तक उसे महसूस हो रही थी। वो अवनी के ख्यालों में गुम कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इंडिया में उषा कायरा से कहती है, देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती और न विराट मानता है, पर शादी तो हुई है ना बेटा। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बच्ची पर उंगली उठाए, कोई तुम्हें कुछ कहे। कायरा बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। उषा आगे बोली, भले ही घर में तुम कैसे भी रहो, पर घर से बाहर जाते वक्त तुम इस घर की बहू और विराट की पत्नी की तरह दिखो, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। तुम समझ रही हो ना। वो प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोलती है। कायरा हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, जी माँ। उषा कहती है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली जाती है। कायरा आईने के सामने जाती है। सामने पूरा श्रृंगार का सामान था। वो एक एक चीज को देख रही थी, खासकर सिंदूर को। कितने शौक से तैयार होना चाहती थी वो शादी के बाद, सिर्फ और सिर्फ विवेक के लिए। पर आज सब चीजों के मायने बदल गए हैं। वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। आज ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ उषा की बात का मान रखने के लिए वो बेमन से तैयार होने लगती है। मैरून कलर में तो उसका गोरा रंग और भी निकल रहा था। उस पर से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को वो काजल से सजाकर और भी खूबसूरत लगने लगती है। नाक में हल्का सा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, अपने गीले उलझे बालों को सुलझाती हुई वो बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक उसी वक्त विराट नहाकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो सीधी नजर जाती है कायरा पर। आज पहली बार उसने कायरा का ये रूप देखा था। एक पल के लिए तो उसकी नजरें ठहरती हैं उसके चेहरे पर। कायरा अपने बालों को पीछे झटकती है, जो काफी था विराट को होश में लाने के लिए। अगले ही पल वो अपनी नजरें फेर लेता है और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगता है। कायरा कब की रेडी हो गई थी, पर वो आईने के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर विराट अंदर ही अंदर खींच रहा था। उसको भी रेडी होना था। तुम्हारा हो गया हो तो मिरर के सामने से हटने की कृपा करो, विराट खींचते हुए बोलता है। कायरा उतनी ही बेपरवाही से अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल वही सोफे पर पटकते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर खड़ी थी। ये कहती हुई वो इतराती हुई बाहर चली जाती है।
विराट को कायरा पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी वजह से वो पहले ही काफी लेट हो गया था। उसकी नजर सोफे पर पड़े गीले टॉवल पर जाती है। वो बड़बड़ करते हुए कहता है, इससे ज्यादा बदतमीज लड़की नहीं देखी मैंने। वो तुरंत एक नौकर को बुलाकर रूम साफ करने को बोलता है और खुद ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। कायरा बाहर जाती है। नाश्ते की टेबल पर उषा, भूपेंद्र और अनुपम तीनों ही बैठे थे। कायरा सबके पास जाती है और मुस्कुराते हुए सबको मॉर्निंग विश करती है। वो देखती है कि सारा नाश्ता उसी की पसंद का बना है। भूपेंद्र कहते हैं, आओ बेटा नाश्ता करो। 5-10 मिनट बाद विराट भी बाहर आता है। एक ही दिन में कायरा ने उसकी जिंदगी में आतंक मचा दिया था। वो किसी की तरफ ध्यान दिए बिना सीधा ऑफिस जाने लगता है। पर तभी भूपेंद्र की रौबदार आवाज से उसके कदम रुक जाते हैं। रुको विराट। विराट का बिल्कुल मन नहीं था उनकी बात सुनने का, पर वो सबके सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे मुड़ते हुए बोला, जी दादाजी बैठो जरा, तुमसे जरूरी बात करनी है। विराट ने कहा, दादाजी मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं पहले ही किसी की वजह से लेट हो गया हूँ। वो कायरा की तरफ देखकर दांत पीटकर बोलता है। उसकी बात सुनकर कायरा के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है, पर वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती, बस आराम से अपना नाश्ता करती रहती है। ये देखकर विराट मन में सोचता है, बेशरम। भूपेंद्र ऑफिस में फोन करते हैं। हेलो विराट की आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनते ही विराट कहता है, पर दादाजी वो मीटिंग। भूपेंद्र बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने को कहते हैं और कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। विराट गुस्से से अपना ऑफिस बैग वहीं पटक कर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, बोलिए। उसका गुस्सा देखकर उषा और अनुपम तो ऐसे हो गए थे जैसे सांस भी नहीं ले रहे हो। तभी उनका वकील अंदर आते हुए कहता है, नमस्ते दादाजी। वकील को देखकर अनुपम ने कहा, तुम यहाँ? भूपेंद्र बोले, मैंने बुलाया है इसे, मुझे तुम सबके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। विराट समझ जाता है कि कोई बहुत जरूरी बात है। भूपेंद्र अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहते हैं, मैं भूपेंद्र सूर्यवंशी आज सबको बताता हूँ कि अब से मेरा केवल एक ही पोता है, विराट सूर्यवंशी। विवेक के साथ मेरा कोई मतलब नहीं। विवेक का नाम सुनकर एक पल के लिए तो कायरा के खाते खाते हाथ रुक जाते हैं, जो कि विराट भी नोटिस कर लेता है। अगले ही पल कायरा इस बात को नजरअंदाज कर देती है कि कौन विवेक कौन नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। भूपेंद्र आगे बोलते हुए कहते हैं, मेरे घर पर, मेरे ऑफिस पर, मेरी जायदाद पर विवेक का कोई हक नहीं है। विवेक के नाम पर जो कुछ भी है वो सब आज से कायरा का होगा। ये सुनते ही कायरा हैरानी से भूपेंद्र की तरफ देखती है। विराट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसे भी एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था। भूपेंद्र कहते हैं, यही नहीं, विराट के साथ साथ कायरा भी ऑफिस की मालकिन होगी, वो भी बराबर की हकदार। कंपनी के 60% शेयर कायरा के नाम होंगे और 40% विराट के नाम। ये गिरी विराट पर कायरा, नहीं बिजली गिरी। भूपेंद्र कहते हैं, यही नहीं, कायरा के साइन किए बिना ऑफिस में कोई काम नहीं होगा और ये नियम सबके लिए लागू है, विराट तुम्हारे लिए भी। ओह गॉड, ये तो उससे भी बड़ा झटका है विराट के लिए। मारे गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं, पर वो वकील के सामने कुछ बोल नहीं पाता। पर कायरा अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहती है, ये क्या दादाजी, मुझे तो ये बोरिंग सा ऑफिस बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही वापस जाना। भूपेंद्र कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कौन सा काम करना है, बस साइन करना है, और वो करने भी नहीं जाना तो ऑफिस वाले खुद तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी साइन लेने। ये सुनकर तो विराट का दिमाग चकरा जाता है। वो वहाँ से उठते हुए कहता है, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ? वो बहुत गुस्से से बोलता है। भूपेंद्र कहते हैं, हाँ जरूर। वो मन ही मन हंसते हुए बोलते हैं। विराट वहाँ से बाहर जाते हुए कहता है, ओह गॉड, क्या मुसीबत है, मेरी मेहनत से खड़े इस बिजनेस की ये लड़की आधी मालकिन बन गई और मुझसे भी ज्यादा पावर दे दी इसे दादाजी ने। कहाँ तो मैं इसे अपनी जिंदगी से निकालने की सोच रहा था और दादाजी ने मुझे पूरा फंसा दिया। वो बड़बड़ करते हुए गाड़ी चला रहा था। भूपेंद्र मन में बोला, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ विराट, अब तुम चाहकर भी कायरा को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाओगे। जारी है, आखिर क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। जैसे ही विराट को ये पता चलता है कि कायरा के साइन के बिना ऑफिस में कोई काम नहीं होगा, ये सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक ही दिन में कायरा ने उसकी शांत सी जिंदगी में आतंक मचा दिया था और अब ऑफिस में भी। ये सोचकर ही उसका सर चकरा जाता है। वो बड़बड़ करता हुआ घर से बाहर निकलता है। ये दादाजी ने तो पूरा फंसा दिया मुझे, कहाँ तो मैं इसे अपनी जिंदगी से निकालने की सोच रहा था और कहाँ सारा काम मुझसे पूछकर करना पड़ेगा। गुस्से से भरा हुआ वो ऑफिस निकल जाता है। भूपेंद्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं, तुझसे ज्यादा जानता हूँ विराट, अब तुझ चाहकर भी कायरा को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। वो कायरा की तरफ देखते हैं जो कि नाश्ते की प्लेट में चम्मच घुमा रही थी और कुछ सोच रही थी। भूपेंद्र कायरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? विराट से डर लग रहा है। ये सुनते ही कायरा किसी छोटे बच्चे की तरह घूर कर उनकी तरफ देखती है। उसके क्यूट से चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, डरना, और वो भी उस सड़ियल से? नो वे, एक क्या 10 विराट भी आ जाए ना तब भी नहीं डरूंगी मैं। उसकी बात पर भूपेंद्र, उषा और अनुपम खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इस बात से अनजान की दरवाजे पर खड़ा विराट अपनी तारीफ सुन रहा है, जो कि अपना ऑफिस बैग भूल गया था। अनुपम और उषा की नजर विराट पर पड़ती है तो वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं और अनजान बनकर नाश्ता करने लगते हैं। विराट गुस्से से कायरा को देख रहा था। कायरा भी घूर कर उसकी तरफ देखती है। विराट कुछ बोले बिना अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। विराट के कान में कायरा के शब्द घूम रहे थे, एक क्या 10 विराट भी आ जाए तब भी नहीं डरूंगी। विराट सोचता है, 10 क्या, तुम्हारे लिए तो एक विराट ही काफी है, बदतमीज कहेगी। कायरा कहती है, दादाजी मैं मम्मी पापा से मिलने जाऊं? भूपेंद्र कहते हैं, बेटा तुम्हारा जो दिल करे वो करो, जहाँ दिल करे वहाँ जाओ, तुम्हें हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर तैयारी करो। उषा कहती है, 1 मिनट बाबूजी, शादी के बाद कायरा पहली बार अपने घर जा रही है और ऐसे में विराट उसके साथ नहीं जाएगा तो? भूपेंद्र कुछ सोचते हुए कहते हैं, बात तो सही है बहू, हमें उनका भी देखना है कि कोई आसपास वाला उनसे कोई सवाल न करे। मैं विराट से बात करता हूँ। ये कहते हुए वो उसे फोन मिला देते हैं और फोन स्पीकर पर कर देते हैं। विराट तो पहले ही भरा बैठा था, पहले तो दादाजी के फैसले से और दूसरा कायरा की हरकतों और बातों से। भूपेंद्र का फोन देकर वो चिढ़ जाता है।
अब क्या बाकी रह गया है? वो खींचते हुए फोन उठाता है और खींचते हुए ही कहता है, बोलिए। उसका दिमाग गर्म है, ये उसकी आवाज से ही पता चल गया था। भूपेंद्र कहते हैं, जहां भी हो फौरन वापस आओ, कायरा को अपने घर जाना है। एक बार फिर से कायरा का जिक्र काफी था उसे गुस्सा दिलाने के लिए। हाँ तो मैं क्या करूं? जिसे जहां जाना है वहां जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कायरा भी उसकी बातें सुन रही थी। भूपेंद्र कहते हैं, तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि जिसे तुम बोल रहे हो ना कि जिसे जहां जाना है जाए, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसके साथ जाना होगा। विराट लगभग चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार एक ही बात कहूं कि मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी और ना कभी मानूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए कि मैं उसके साथ कहीं जाऊंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। कायरा कायरा कायरा, पक गया हूं मैं ये नाम सुनकर। वो अपना फोन साइड वाली सीट पर पटकते हुए बोलता है। कायरा का चेहरा बुरी तरह उतर गया था। नहीं, विराट की बातों से नहीं, विराट को तो वो आराम से सबक सिखा सकती है। उसे तो ये था कि अब वो अपने घर नहीं जा पाएगी। भूपेंद्र उसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए कहते हैं, उषा बहू, कायरा के उसके घर जाने की तैयारी करो। लगना चाहिए कि सूर्यवंशी खानदान की बहू घर से निकली है। उषा और अनुपम वहां से उठ जाते हैं। भूपेंद्र कायरा की तरफ देखकर कहते हैं, और विराट को वहां कैसे बुलाना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ये कहते हुए वो वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं और जाते जाते छोड़ जाते हैं कायरा के होठों पर शरारती हंसी। कुछ देर बाद कायरा अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। 2 गाड़ियां उसकी गाड़ी के आगे चल रही थी और 2 गाड़ियां उसकी गाड़ी के पीछे। कायरा बहुत खुश थी, आखिर वो अपने घर जा रही है। विराट भी ऑफिस पहुंच गया था और हमेशा की तरह उसका मूड खराब और गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरे स्टाफ की हालत खराब हो गई थी उसके ये टफ लुक को देखकर। विराट सीधे अपने कैबिन में जाता है। पीछे पीछे उसका मैनेजर भी भागता है। सर, वो आज की मीटिंग। विराट अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, कोई मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, फोन करो सबको और पूछो मीटिंग के लिए। ये कहता हुआ वो तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगता है। विराट खुद को इस तरह काम में उलझा रहा था कि वर्षा का ख्याल उसके दिमाग में ना आए और बाकी काम कायरा ने कर दिया था। विराट को इस कदर परेशान किया कि वर्षा के बारे में तो वो सोच भी नहीं रहा था, पर कायरा जरूर उसके दिमाग में घूम रही थी। चाहे गुस्से से ही सही, पर कायरा उसके दिमाग में घूम तो रही थी। दूसरी तरफ वर्षा ने भी अपना सारा ध्यान अपनी बहन को जल्दी से जल्दी कामयाब बनाने में लगा लिया था। वो बात अलग थी कि विराट हर पल उसके दिल और दिमाग में घूमता रहा। आखिर प्यार तो वर्षा भी उसे बहुत करती थी, लेकिन वो मजबूर थी। अभी तो उसने झूठ बोलकर विराट को खुद से दूर कर दिया था, पर अगर विराट को सच पता चल गया तो क्या होगा? तब क्या करेगा विराट? खैर, कायरा अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर वाले उसको सही सलामत और खुश देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते हैं। आसपास वाले भी कायरा के ठाठ देखकर हैरान रह जाते हैं। 5-6 गाड़ियां, जिसमें से 2 में तो सिर्फ उसके बॉडीगार्ड्स थे और बाकी में उषा ने तो इतना सामान रख दिया था कि बस। कायरा खुशी खुशी सबसे मिलती है। तभी पड़ोस की एक औरत कायरा से कहती है, कायरा, दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? कायरा मुस्कुराकर बोली, वो बहुत बिजी है ना, इसलिए अभी नहीं आए, पर शाम तक जरूर आ जाएंगे। वो पूरे विश्वास के साथ बोलती है। कायरा के घर वाले उसे अंदर ले जाते हैं। वो लोग कितने खुश हैं ये तो उनके चेहरे देखकर पता चल रहा था। विवेक का तो कोई नाम भी नहीं लेता कायरा के सामने। उधर विराट आराम से अपना काम कर रहा था। दादाजी ने जो मीटिंग कैंसिल की थी वो उसने फिर से अरेंज कर ली थी, पर वो ये बात भूल गया था कि अब कायरा के साइन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसका मैनेजर अंदर आते हुए बोला, सर, मेरी उन लोगों से बात हो गई है, वो मीटिंग के लिए 1 घंटे में आ जाएंगे। विराट बिना उसकी तरफ देखे बोला, गुड। मैनेजर एक फाइल उसके सामने करते हुए बोला, सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए, वरना आगे का काम शुरू नहीं होगा। विराट के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई थी कि अब उसके साइन का तो कोई महत्व ही नहीं है, अब तो कायरा के साइन होंगे। विराट फटाफट से साइन कर देता है। मैनेजर फाइल लेकर वहां से चला जाता है और जैसे जल्दी से वो जाता है 5 मिनट बाद दुगनी स्पीड से वापस आता है। विराट उसे देखकर बोला, अब क्या हुआ? मैनेजर ने कहा, सर, वो मेरा मतलब कि वो बोलने में झिझक रहा था। विराट अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए बोला, क्या हुआ है, जल्दी बोलो। मैनेजर ने कहा, सर, आपके साइन होने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि अब आपके साइन नहीं चलेंगे। विराट को एकदम से याद आता है कि अब तो छोटे से छोटे पेपर पर भी कायरा के साइन होंगे। ये याद आते ही उसे फिर से कायरा पर गुस्सा आता है। अपने मन में सोचता है, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इससे। वो मन ही मन कायरा को कोस रहा था। मैनेजर ने कहा, अब क्या करूं सर? विराट अपना फोन उठाकर घर का नंबर मिलाते हुए बोलता है, जल्दी से दूसरा पेपर रेडी करो। घर पर रिंग जा रही थी। 1-2 रिंग जाने पर उषा फोन उठा लेती है। उषा कहती है, हेलो। विराट बोला, हेलो माँ, जल्दी से मेरी उस लड़की से बात करवाइए। विराट की वही सख्त आवाज। उषा अनजान बनते हुए बोली, कौन सी लड़की? माँ प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप भी जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो खींचते हुए बोलता है। उषा कहती है, अच्छा कायरा, बेटा वो तो अपने घर गई है, कब आएगी ये तो पता नहीं। विराट बोला, ओह गॉड, क्या मुसीबत है, एक काम कीजिए, उसका नंबर दीजिए, मैं खुद बात कर लूंगा। उषा अपने मन में बोली, बाबूजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो बिना देर किए विराट को कायरा का फोन नंबर दे देती है। कायरा सबसे मिलने के बाद अब अपने कमरे में थी। कितने दिनों बाद वो अपने कमरे में आई थी और देख रही थी कि उसे अपने साथ क्या लेकर जाना है। वो अभी अपना सामान देख ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। अनजान नंबर देखकर कायरा सोचती है, ये कौन है? खैर, वो अपना फोन उठाते हुए बोली, हेलो। ओह, कितनी मीठी आवाज थी कायरा की। एक पल के लिए तो विराट सब भूल गया था। अगले ही पल कायरा फिर से बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? विराट होश में आते हुए बोला, मैं बोल रहा हूँ। विराट की सख्त आवाज सुनकर एक पल के लिए तो कायरा सुन रह जाती है। विराट की आवाज को झट से पहचान लिया था उसने, पर वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, मैं? कौन मैं? विराट मन में बोला, कितना बन रही है ये, जैसे मुझे जानती ही ना हो। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, मैं? विराट। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है। कायरा मन में बोली, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा बोल रहा हो। हाँ, अच्छा तो तुम हो मिस्टर सडियल, तो सीधा सीधा बोलो ना, तब से बकरी की तरह मैं कर रहे हो। वो अपनी हंसी छिपाते हुए बोलती है। विराट बोला,
ए लड़की, ज्यादा बनो मत। और ये क्या कब से सड़िया सड़िया लगा रखा है? मेरा नाम विराट है, समझी तुम? कायरा बोली, ऐसा है मिस्टर सड़ियल, तुम भी ज्यादा बनो मत। मेरा नाम भी ए लड़की नहीं है, कायरा। विराट बीच में ही बोला, लिसन, जो भी तुम्हारा नाम है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ, बिना नखरे किए साइन कर देना। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। आज का दिन ही बेकार है। उसका मैनेजर पेपर्स लेकर उसके पास जाता है। विराट बोला, एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाओ, एक लड़की होगी वहाँ पर, और उसके साइन लेकर आओ। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर विराट के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। विराट से बात करने के बाद कायरा आईने के सामने जाकर उसकी नकल उतारते हुए बोली, बिना नखरे किए साइन कर देना। बड़ा आया, जो नखरे ना करे वो कायरा नहीं। लगभग 15 मिनट बाद विराट का मैनेजर कायरा के घर पहुंचता है। कायरा बाहर गार्डन में उसका इंतजार कर रही थी, ताकि उसके घर वालों को कुछ पता न चले। मैनेजर थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। कायरा उसे देखकर बोली, ओह मिस्टर मैनेजर, इधर, मैं यहाँ हूँ। कायरा को देखकर मैनेजर की भी आंखें खुली रह जाती हैं। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये विराट की वाइफ है। मैनेजर उसके पास जाते हुए बोला, जी वो मैं। कायरा बीच में ही बोली, साइन लेने आए हो? मैनेजर बोला, यस मैम, आप फटाफट से साइन कर दीजिए। वो पेपर उसके सामने करते हुए बोला। कायरा तुरंत वो पेपर पकड़कर एक तरफ रखते हुए बोली, जाओ, जाकर अपने बॉस से कह दो कि अगर मेरे साइन चाहिए तो खुद यहाँ पर आए। तो क्या होगा विराट का रिएक्शन जब उसे कायरा की शर्त का पता चलेगा? आखिर आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मैनेजर कायरा के सामने पेपर्स करते हुए बोला, मैम जल्दी से साइन कर दीजिए। कायरा तुरंत वो पेपर अपने हाथ में पकड़ती है और उन्हें एक तरफ रखते हुए बोली, जाओ, जाकर अपने बॉस से कह दो कि मेरे साइन चाहिए तो खुद यहाँ पर आए, वरना इन पेपर्स को भूल जाए। ये सुनकर मैनेजर दंग रह जाता है। पहली बार उसने किसी को देखा है जो विराट के सामने शर्त रख रहा है। उसने अपने मन में कहा, कहीं ये मैडम पागल तो नहीं हो गई ना? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो शेर के मुंह में हाथ दे रही है? इनका तो पता नहीं, पर मेरी बैंड जरूर बचने वाली है। वो बेचारा डर के मारे पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि विराट के गुस्से को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। कायरा उसे देखकर बोली, चलो अब सोच क्या रहे हो, आप देर नहीं हो रही है? वो भी लगभग गुस्से से बोलती है। उसके गुस्से को देखकर मैनेजर मन में बोला, ये मैम भी विराट सर से कम नहीं है। ओह गॉड, क्या करूं, मुझे भी यही ऑफिस मिला था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए वो एक साइड में जाता है और विराट को फोन करता है। कायरा गार्डन में रखी कुर्सी पर आराम से बैठकर चाय पीने लगती है। मैनेजर विराट को फोन करता है। 1-2 रिंग जाने पर विराट फोन उठाते हुए बोला, हाँ हो गए साइन? मैनेजर झिझकते हुए बोला, नो सर, अभी नहीं हुए। ये सुनते ही विराट लगभग उस पर गरजते हुए बोला, व्हाट, अभी तक साइन नहीं हुए? तो इतनी देर से तुम वहां पर कर क्या रहे हो? इतना टाइम लगता है एक साइन लेने में? मैनेजर की हालत तो खराब हो गई थी। वो थूक निकलते हुए बोला, मेरी बात तो सुनिए सर, वो मैम ने साइन करने से मना कर दिया है। विराट बोला, क्या, पर क्यों? उसका गुस्सा बढ़ रहा था। मैनेजर बोला, सर वो सर, उससे बोला ही नहीं जा रहा था। विराट ने कहा, सर के आगे भी बढ़ो। मैनेजर एक सांस में बोला, सर वो मैम कह रही है कि अगर उनके साइन चाहिए तो आपको खुद ही आना होगा। बस ये सुनने की देर थी कि विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। What the hell? क्या बकवास है ये? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? गुस्से से भरा हुआ वो मैनेजर का फोन कट करता है और कायरा का नंबर मिला देता है। कायरा जो आराम से अपनी चाय पी रही थी, विराट का नंबर देखते ही उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए बोली, मेरी शर्त तो सुन ही नहीं होगी तुमने? वो बेहद आराम से बोलती है। विराट गुस्से से दांत खींचकर बोला, शट अप एंड लिसन टू मी केयरफुली। मैं तुम्हारी ये बकवास शर्त बिल्कुल नहीं मानने वाला। सुना तुमने? चुपचाप उन पेपर्स पर साइन करो, समझी तुम? कायरा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, अब इतने प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नहीं मानूंगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर और विराट दोनों ही हैरान रह जाते हैं। विराट अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते हुए बोला, सुनो ये लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब और नहीं होना चाहता। जल्दी से उन पेपर्स पर साइन करो। और कायरा बीच में ही विराट की टोन में बोली, लिसन मिस्टर सड़ियल, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें परेशान करने का। वो तो अपनी बात मनवाने का मुझे यही तरीका समझ आया, क्योंकि सीधे तरीके से तो तुम मानते ही नहीं हो ना, तो क्या करूँ फिर? विराट बोला, ओके फाइन, क्या चाहती हो? अपनी वही सख्ती भरी आवाज में कायरा बोली, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई उनसे तुम्हें लेकर कोई सवाल करे या वो किसी के सामने शर्मिंदा हो। तुम मेरे साथ नहीं आए कोई बात नहीं, बट रात को तुम्हें मुझे लेने आना होगा। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं भी फिर पेपर्स पर साइन कर दूंगी। बोलो मंजूर है? कायरा साफ और स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपनी बात रखती है। 2 पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। बेशक विराट बहुत गुस्से वाला था, स्वभाव से वो कम ही बोलता था किसी से, पर वो समझदार बहुत था। कायरा का बोला एक एक शब्द उसे सही लग रहा था। आखिर बात जब फैमिली की हो तो फिर वो भी पीछे नहीं हटा था। उसने भी अपनी फैमिली के लिए शादी कर ली थी और ठीक उसी तरह कायरा को भी अपनी फैमिली की चिंता है। विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके डन, आई प्रॉमिस मैं रात को तुम्हें लेने आऊंगा। कायरा बोली, तो फिर मैं भी साइन करने के लिए रेडी हूँ। विराट बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। कायरा वो फाइल उठाती है और उन पर अपने साइन कर देती है। मैनेजर तो हैरान रह जाता है कि अभी तो भड़की हुई शेरनी बनी हुई थी और अब आराम से साइन कर रही है। मैनेजर कायरा से बोला, क्या हुआ मैम, क्या कहा सर ने? वो कायरा से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। कायरा उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो तुम। मैनेजर की तो बोलती बंद हो जाती है। मन में सोचता है, ये भी सर से कम नहीं है। कायरा साइन के बाद वो पेपर्स मैनेजर को दे देती है। कुछ ही देर में मैनेजर वापस ऑफिस पहुंच जाता है और फिर से काम शुरू करता है। घर पर कायरा ने भी सबको बोल दिया था कि विराट रात को आएगा। ये सुनकर सब लग गए थे अपने दामाद के स्वागत की तैयारी में। खैर शाम भी हो जाती है। पूरा दिन विराट अपनी मीटिंग में उलझा रहता है। वहाँ पर उसे कायरा से किया हुआ अपना वादा अच्छे से याद था। टाइम देखकर वो अपना काम खत्म करता है और फिर कायरा के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ इंडिया में रात गहराने वाली थी।
वहीं अमेरिका में सुबह होने वाली थी। हमेशा देर तक सोने वाला विवेक आज जल्दी उठ गया था, या यूं कहें कि वो ढंग से सो ही नहीं पाया। इतनी पीने के बाद भी उसे नशा नहीं हुआ और अवनी हर पल उसके ख्यालों में घूमती रही। विवेक एक झटके से बिस्तर पर से खड़े होते हुए बोला, "What the hell? ये कल की आई हुई लड़की इस कदर पर दिमाग पर हावी हो गई है कि मुझे हर पल इसी के ख्याल आ रहे हैं।" वो आईने के सामने जाकर खुद को देखता है और फिर एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए बोला, "ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है जो विवेक सूर्यवंशी के दिमाग के साथ खेल सके, बल्कि लड़कियों के साथ खेलना मेरा काम है। हद से ज्यादा सर पर चढ़ गई हो तुम में सजनबी।" वो अवनी को महसूस करते हुए बोलता है, "तुम्हें तो बहुत जल्द अपने बिस्तर पर लाना ही होगा।" ये कहते हुए वो फिर से सिगरेट सुलगाने लगता है। सिगरेट के कश भरते भरते वो बालकनी की तरफ चला जाता है। सुबह सुबह ही ताज़ी हवा उसे अच्छी लग रही थी। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन खुले हुए थे। हवा से लहराते अपने बालों में हाथ फेरते हुए जब वो सामने देखता है तो आंखें फटी रह जाती हैं उसकी। ब्लैक कलर के जॉगिंग सूट में अपनी जॉगिंग कर रही थी, बालों की पोनी बनाई हुई, कान में हेडफोन, पैरों में ब्लैक शूज और उसका वो हद से ज्यादा फिटिंग का जॉगिंग सूट जिसमें उसका फिगर मस्त लग रहा था। विवेक उसे देखकर बोला, "शी इज सो हॉट।" वो अपने फेस पर डबल स्माइल लाते हुए बोलता है और फिर जल्दी से बाहर भागता है ताकि वो अवनी के साथ दोस्ती कर सके। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर भागता है, पर जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक अवनी कहीं दूर निकल जाती है। विवेक काफी आगे तक जाता है पर अवनी तो ऐसे गायब हुई जैसे हवा का झोंका। विवेक चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोला, "शिट यार, निकल गई हाथ से।" वो हाथ मलता हुआ वापस अपने घर आ जाता है। इंडिया में विराट के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। कायरा की दादी बोली, "अरे बहू, आरती की थाली तैयार हो गई ना, दामाद जी आते ही होंगे।" कायरा उस वक्त अपने कमरे में थी। उसे विराट से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपना सामान अपने बैग में रख रही थी। कुछ ही देर में विराट वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तभी कायरा की दादी कहती हैं, "अरे अरे बेटा रुको, ऐसे बिना आरती के अंदर मत आओ। बहू, फटाफट आरती की थाली लेकर आओ।" विराट के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। विभा, कायरा की माँ, जल्दी से आरती की थाली लेकर आती हैं और विराट की आरती उतारने लगती हैं। विराट असहज महसूस कर रहा था और कायरा के घर वाले भी। "आओ बेटा, आओ।" वो खुद नर्वस फील कर रही थी। विराट अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वो अपनी नजरें दौड़ाकर कायरा को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर अगले ही पल वो मन में कहता है, मुझे क्या, कहीं भी हो, मुझे तो बस जल्दी से यहाँ से निकलना है। कायरा की दादी उसके पास आकर बैठ जाती हैं। दोनों ही औपचारिकता निभा रहे थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें और कहाँ से शुरू करें। विभा तो लग गई थी विराट की आव भगत में। कुछ ही देर में वो खाने पीने की चीजों से पूरी टेबल भर देती है। "इसे भी अपना ही घर समझो बेटा," विभा मुस्कुराते हुए बोलती है। बदले में विराट भी मुस्कुरा देता है। विभा फिर से किचन में चली जाती है। दादी उसके सामने चाय का कप करते हुए बोलती है, "चाय लो बेटा।" विराट कहता है, "माफ कीजिए, मैं चाय नहीं पीता।" कायरा की दादी चाय का कप वापस रखते हुए बोली, "देखो बेटा, मैं अच्छे से समझती हूँ कि जो भी हुआ उससे बाहर निकलने में तुम दोनों को ही वक्त लगेगा। जो हमने सोचा ना हो और वो हो जाए तो फिर संभलना थोड़ा मुश्किल लगता है।" विराट अपने मन में बोला, "चलो, किसी ने तो मुझे समझा, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।" कायरा की दादी बोली, "समझ नहीं आ रहा किन शब्दों से तुम्हारा शुक्रिया करूं। तुमने उस वक्त हमारी इज्जत को बचाया जब हर रास्ता बंद हो गया था। मेरी फूल सी बच्ची का क्या होता अगर तुम उस वक्त उससे शादी नहीं करते तो? चाहते तो तुम भी अपने भाई की तरह बिना किसी को बताए भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।" लगभग वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है। अपने कमरे में से बाहर निकल रही कायरा सब सुन लेती है और अपनी दादी को रोता हुआ देखकर उसे भी रोना आ जाता है, पर वो अपने आंसू अपने अंदर ही दबा लेती है। अगले ही पल विराट उनके हाथ पकड़ते हुए बोला, "ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं दादी, प्लीज।" दादी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, "हमेशा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, जिंदगी की हर खुशी मिले तुम्हें, खुश रहो।" विराट की नजर सामने लगी कायरा की तस्वीर पर पड़ती है। उसे देखते ही उसे कायरा की सारी हरकतें याद आ जाती हैं कि कैसे वो उसे तंग कर रही है। विराट अपने मन में बोला, "आपकी पोती खुश रहने दे तब ना, निहायती बदतमीज लड़की है।" तभी कायरा वहां पर आ जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों ही अनजान बनकर अपनी नजरें फेर लेते हैं, जैसे जानते ही ना हो एक दूसरे को। कायरा की दादी दोनों की हरकतें नोटिस कर रही थी। विराट सोफे पर से उठते हुए बोला, "अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है।" इतने में विभा बाहर आकर बोली, "अरे अरे, ऐसे कैसे? अभी तक तो आपने कुछ खाया भी नहीं है।" विराट एक नजर खाने को देखता है और फिर कहता है, "सॉरी आंटी, पर मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाता।" कायरा अपने मन में बोली, "ओह गॉड, कितना बन रहा है जैसे सलमान खान हो। मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, और गुस्से से सबका जो दिमाग खाता है उसका क्या?" विराट की बात सुनकर विभा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, जो कि कायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो धीरे से विराट के पास जाकर उसके कान में कहती है, "ज्यादा नखरे मत करो मिस्टर सड़ियल, चुपचाप खा लो।" ऐसा लग रहा था जैसे कायरा उस पर हुक्म मार रही हो। विराट गुस्से से उसकी तरफ देखता है। कायरा कहती है, "इतने प्यार से मत देखो और ये याद रखो कि तुम्हें कल भी मेरे साइन चाहिए।" आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विराट कुछ भी खाने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो इतना ऑयली फूड नहीं खाता। ये सुनते ही विभा का चेहरा एकदम से उतर जाता है। आखिर उसने कितने प्यार से सब कुछ बनाया था और विराट ने चखा तक नहीं। विभा का उतरा हुआ चेहरा देखकर कायरा को बहुत बुरा लगता है। अगले ही पल वो विराट के नजदीक जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, "सुनो, चुपचाप खा लो, ज्यादा ना नखरे मत करो।" ये सुनते ही विराट गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखता है। कायरा जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, "अब इतने भी प्यार से मत देखो और ये याद रखो कि तुम्हें कल भी मेरे साइन चाहिए।" विभा और लक्ष्मी दोनों को हैरानी से देख रही थी कि ये दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हैं। कायरा की बात सुनकर विराट शॉक रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई लड़की उसके सामने बिना डरे अपनी बात रख सकती है। अरे बात क्या, वो सीधा सीधा उसे ब्लैकमेल कर रही है। विराट गुस्से से टांग खींचकर धीरे से बोला, "क्यों?
पर वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कायरा एक गुलाब जामुन उठाकर उसके मुंह में डालते हुए कहती है, हमेशा कड़वा कड़वा बोलते रहते हो, मीठा खाओ और मीठे हो जाओ। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है। विराट एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में कायरा ने उसके गम को ताज़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आता है जो कि कायरा भी देख लेती है। विभा कायरा को रोकते हुए बोली, क्या कर रही है कायरा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। विराट बड़ी मुश्किल से वो गुलाब जामुन गले से नीचे उतारता है और फिर सीधा घर से बाहर जाते हुए बोलता है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कायरा मन में बोली, इस सड़िया को क्या हुआ। खैर विभा उसे कुछ समझाने लगती है। कुछ देर बाद कायरा और विराट वहां से चले जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और विराट और कायरा दोनों पीछे बैठे थे। दोनों ही खामोश थे। विराट एक कोने में बैठा था और कायरा दूसरे कोने में, और बीच की जगह खाली थी। दोनों कहीं से भी पति पत्नी नहीं लग रहे थे। ना जाने इनके बीच की ये दूरी कब दूर होगी भी या नहीं। विराट तो अभी तक कायरा के शब्दों में उलझा था। क्या आप जब देखो कड़वा बोलते हो, ये गुलाब जामुन खाओ और मीठा बोलो। ना चाहते हुए भी अतीत की कुछ यादें उस पर हावी हो रही थी। उसे याद आता है कि कैसे वो एक दिन वर्षा से नाराज हो गया था, तो वर्षा किस तरह मना रही थी उसे। फ्लैशबैक। ओहो, तुम तो जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हो, मान जाओ ना। वो उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है। विराट अगले ही पल नाराजगी से उसकी बाह अपने गले से निकालते हुए बोला, 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम आज के लिए अपनी सारी मीटिंग कैंसिल की, लेकिन तुम। वर्षा टेबल पर रखे गुलाब जामुन के बोल में से एक गुलाब जामुन निकालकर उसके मुंह में डालते हुए बोली, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, कितना कड़वा कड़वा बोलते हो, मीठा खाओ और मीठे हो जाओ। वर्षा की इस हरकत पर विराट के होठों पर मुस्कान आ जाती है, पर आज ये सब याद आते ही उसे बेहद तकलीफ होती है। जितना उसे वर्षा से प्यार था, उससे कहीं ज्यादा नफरत से वो मन में बोला, क्या मिला तुम्हें मेरे जज्बातों के साथ खेलकर। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है, पर अपने दर्द को वो अपने अंदर ही दबा लेता है। तभी ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे कायरा संभल नहीं पाती और आगे सीट से टकराने वाली होती है। पर अगले ही पल विराट अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर और दूसरे हाथ से उसका कंधा पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि कायरा को कुछ समझ नहीं आता, और वो इतना घबरा गई थी कि डर के मारे वो कसकर विराट की शर्ट पकड़ लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। जहाँ कायरा की आंखें बंद थी, वहीं विराट कायरा को देख रहा था। मासूम चेहरा और घबराहट से कांपते होंठ जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। पर विराट ठहरा पत्थर। अगले ही पल वो कायरा को पीछे सीट से लगा देता है और ड्राइवर पर गरजते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। ड्राइवर बोला, सॉरी सर, वो सामने कोई आ गया था, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। इतना कहकर विराट फिर से खामोश हो जाता है और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगता है। पर कायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। जिस तरीके से विराट उसके करीब आया, उसे छुआ, कायरा सहर उठी। ऐसी फीलिंग उसे विवेक के लिए कभी नहीं आई। वो खुद में ही सिमट कर और पीछे होकर बैठ जाती है। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। अमेरिका में अवनी को ढूंढने के लिए विवेक उसके पीछे जाता है, पर तब तक अवनी बहुत दूर निकल गई थी। विवेक अपने हाथ मलते हुए कहता है, शिट यार, निकल गए हाथ से। वो वापस अपने घर आ जाता है और रेडी होने लगता है। वो बात अलग थी कि उसे हर पल अवनी के ही ख्याल आ रहे थे। अवनी का वो तराशा हुआ बदन, उसके जिस्म की भीनी भीनी खुशबू, अवनी का एटीट्यूड, उसका वो किलर लुक, सब उसके सर चढ़ गया था। कभी किसी लड़की के लिए इस हद तक नहीं सोचा उसने। नहाने के बाद वो रेडी होता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। वो कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था, कोई पता नहीं था उसको। बस वो गाड़ी दौड़ाया जा रहा था इंडिया में। विराट तो अपने ही ख्यालों में गुम था और कायरा आज सब कुछ भूलकर विराट के बारे में सोच रही थी। विराट के चेहरे पर दर्द की जो लकीरें देखी थी उसने, वो उसे विराट के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। मन में उसने सोचा, ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने जो ये सड़ियल इतना दुखी हो गया था और उसके बाद तो एक लफ्ज नहीं बोला उसने। वो कनखियों से विराट की तरफ देखती है जो कि अपनी ही सोच में गुम था। कायरा से तो उसे कोई मतलब था ही नहीं। अगले ही पल कायरा अपनी नजरें फेर लेती है। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, वो दोनों अपनी अपनी सोच से बाहर आते हैं। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं और घर के अंदर जाते हैं। दोनों में बातचीत तो भूल ही जाओ। भूपेंद्र और उषा बाहर हॉल में ही बैठे थे। अनुपम किसी काम से बाहर गया हुआ था। विराट सीधा अपने कमरे में और कायरा उषा के पास। आ गई मेरी बच्ची, उषा जी बेहद प्यार से बोलती है। कायरा भूपेंद्र और उषा के साथ बातें करने लगती है। विराट सीधा अपने कमरे में जाता है और फिर सीधा वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। शायद खुद को शांत कर रहा था वो। आज कायरा ने उसके उस दर्द को हवा दे दी जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था। काफी टाइम वो वैसे ही भीगता रहता है। कायरा उषा से बात करने के बाद कहती है, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। उषा बोली, बाबूजी खाना लग गया है, आप आ जाइए। भूपेंद्र कहता है, बच्चों को आने दो, फिर सब साथ में खाते हैं। कायरा अपने कमरे में जाती है। उसे विराट का ख्याल ही नहीं रहता। वो अपने कपड़े निकालती है और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगती है, ठीक उसी वक्त विराट अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और आपस में टकरा जाते हैं। कायरा गिरने के डर से विराट को पकड़ लेती है। विराट पूरा भीगा हुआ था, उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी। कायरा उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसके सीने से लगी हुई थी, जबकि विराट के हाथ नीचे ही लटके हुए थे। जब कायरा नहीं गिरती तो वो अपना चेहरा उठाकर विराट की तरफ देखती है और तुरंत उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। विराट एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। कायरा मन में सोचती है कि इसकी आंखें इतनी लाल क्यों थी, ऐसा लगा जैसे वो रो रहा हो। पर अगले ही पल वो मुंह बनाए हुए कहती है, रोना और ये कभी नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि ये रोने वाली पार्टी नहीं, रुलाने वाली पार्टी है। बड़बड़ करते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है। अब उसे कौन बताए कि सबके सामने मजबूत बनने वाला विराट अंदर से कितना सॉफ्ट है। हमेशा अपने दर्द को अंदर समेटने वाला विराट आज खुद को रोक नहीं पाया और उसका दर्द आंखों के रास्ते छलक गया। खैर थोड़ी देर बाद सभी लोग खाने की टेबल पर थे। विराट और कायरा आमने सामने बैठे थे। इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। विराट किसी की तरफ नहीं देख रहा था, बस चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उषा बोली, ये तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है विराट,
ये सवाल सुनकर खाते खाते कायरा के हाथ रुक जाते हैं और वो विराट की तरफ देखती है, जबकि विराट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी भाव के, बिना किसी की तरफ देखे बोला, आंखों में शैम्पू चला गया था। बस इसी के साथ फिर से खामोशी छा जाती है। जब सब अपना अपना खाना खा चुके थे तब भूपेंद्र बोले, गुंजन वापस आ रही है। ये सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। गुंजन इस घर की बेटी, विराट और विवेक की इकलौती बहन, पर वो विराट की ज्यादा लाडली थी। अपनी पढ़ाई के लिए वो बाहर गई हुई थी, पर समस्या ये थी कि वो विवेक और कायरा के बारे में भी सब जानती थी और विराट और वर्षा के बारे में भी। अगर कुछ वो नहीं जानती थी तो वो था विराट और कायरा की शादी का सच। विराट मन में बोला, गुंजन आ रही है फिर तो वो वर्षा के बारे में जरूर पूछेगी। भूपेंद्र आगे बोलते हैं, और गुंजन के आने के बाद हम एक शानदार पार्टी देंगे जिसमें हम कायरा को हमारी बहू के रूप में सबसे मिलवा सके। उषा बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी, कब आ रही है गुंजन? कल और परसों पार्टी। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। विराट और कायरा दोनों ही परेशान थे कि पता नहीं सच जानने के बाद गुंजन कैसा रिएक्ट करेगी। खैर कायरा अपना खाना खत्म करने के बाद अपने कमरे में चली जाते हैं और विराट छत पर बने अपने कमरे में। कायरा कमरे में जाती है तभी एक नौकर कहता है, मैम आपका ये सामान गाड़ी में रह गया था। वो एक बैग उसके सामने करते हुए बोलता है। कायरा बोली, अरे हाँ इसके बारे में तो भूल ही गई थी। अच्छा एक काम करो, इस कमरे के ये सारे काले पर्दे निकाल दो और दूसरे कलर के अच्छे डिजाइनर वाले पर्दे लगा दो। जी? वो नौकर ऐसे चिल्लाता है जैसे कायरा ने उसकी जान मांग ली हो, क्योंकि विराट के कमरे के साथ छेड़छाड़ करना मतलब अपनी शामत बुलवाना। कायरा बोली, चलो अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। वो नौकर डरते हुए बोला, मैम वो विराट सर। कायरा बोली, अरे तुम विराट सर की परवाह छोड़ो, उन्हें मैं देख लूंगी, पर इस भूतिया कमरे को इंसानों का कमरा बनाओ। जी मैम अभी करता हूँ। कायरा लग गई थी उस कमरे को अपने हिसाब से सजाने और विराट छत पर बने कमरे में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। लगभग 1 घंटे में कायरा ने उस कमरे का नक्शा ही बदल दिया था। विराट भी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कायरा सारा काम करके अभी बिस्तर पर लेटी थी। ठीक उसी वक्त विराट अंदर आता है और अपना कमरा देखकर आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। Subscribe for more episodes.